हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 12 से। देखिए अब यहाँ पर आपकी जो बुक सेकंड स्टार्ट हो रही है, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। तो इसी क्रम में आज आपका यहाँ पर अध्याय पहला है जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर और क्या क्या नोट डाउन करना है। चलिए बात कर लेते हैं हम अब इस चैप्टर की। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आप जनसंख्या की अवधारणा से पहले से ही अवगत हैं कि किसी निश्चित क्षेत्र में और समय में एक निवास करने वाली जो जनसंख्या है, यानी किसी निश्चित क्षेत्र और समय में निवास करने वाली जो मानवों की संख्या है, उसकी कुल संख्या को हम यहाँ पर जनसंख्या के रूप में जानते हैं। तो ये जनसंख्या की अवधारणा से आप पहले से अवगत हैं। देखिए यहाँ पर कुछ बातें हैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, तो वो बातें मैं स्पष्ट कर देता हूँ। जैसे आप में से कुछ लोगों के प्रश्न थे कि सर ये बताइए, जैसे आंकड़े चेंज हो जाएंगे, अभी 2011 के सेंसस चल रहे हैं, यानी कि ये जो जनगणना है आपकी जनसंख्या वाला आप चैप्टर है, सन 2011 के अकॉर्डिंग है। अब होता ये है कि हमारे यहाँ हर 10 साल बाद यानी सन 2021 में जनगणना होनी है, उसके आंकड़े आने वाले हैं। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ये चैप्टर हमें तो दोबारा करना पड़ेगा और हमारा नोटबुक में जगह है नहीं। तो देखिए आप लोगों को मैं फिर से बता दूं, यूपीएससी के लिए जब भी आप नोट्स बनाएं तो उसमें एक काम करें, काम ये करें कि आप जो नॉर्मल बुक होती है, नॉर्मल नोटबुक होती है, उसकी जगह आप स्पाइरल नोटबुक आप लें। यानी मार्केट में जाएं और मार्केट में जो दुकानदार है उससे बोलें वो आपको स्पाइरल नोटबुक दे। स्पाइरल नोटबुक का मतलब क्या होता है, तार वाली नोटबुक होती है। इससे खुल जाती है ये नोटबुक और पूरा ब्लैंक पेज वाली नोटबुक होती है ये। तो ये खुल जाती है, इसके पेपर बीच में से आप पेजेस निकाल सकते हैं और पेज ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ये फैसिलिटी रहती है। अब जैसे अभी तो आपका सन 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग चल रहा है यहाँ पे जनसंख्या वाला चैप्टर, लेकिन अभी क्या था आप सभी को मालूम है, कोरोना पैंडेमिक की वजह से जो जनगणना स्टार्ट होने वाली थी सन 2020 में, इसका पहला फेज स्टार्ट होने वाला था, वो डिले हो गया। यानी इसका पहला फेज यानी अभी आपका जो है जून से स्टार्ट होने वाला था फेज 1, और फेज 2 इसका स्टार्ट होना था 2021 में फरवरी से। लेकिन सुनने में आ रहा है कि 5 फरवरी वाला फेज है वो भी टल गया है, आगे पहुंच गया है। तो उस हिसाब से हम अनुमान लगा सकते हैं कि भाई जो जनगणना के आंकड़े आएंगे सन 2021 वाली, वो लगभग 2023 तक आ पाएंगे, सन 2023 तक आ पाएंगे। 23 तक आ पाएंगे तो लगभग 24 से जो है आपके किताबों वगैरह में संशोधन आएगा। तो यानी कि अभी तक 3-3.5 साल तक ये चैप्टर आपके लिए प्रासंगिक रहेगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि 3-3.5 साल तक इस चैप्टर के जो आंकड़े हैं वो आपके लिए प्रासंगिक अभी रहेंगे। 3-3.5 साल तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, चैप्टर आपका एआईटी ही चलेगा। जैसी चैप्टर में यानी कि जैसी चैप्टर अपडेट हो तो वैसे ही आप लोगों को करना चाहिए कि अपनी स्पाइरल नोटबुक है उसको बीच से खोलना है उसको, और खोलकर वहां पर नए पेज ऐड कर लेना और वो चैप्टर में आंकड़े लगा लेना आप। ठीक है, इसमें कोई जटिल टास्क नहीं है या फिर ऐसा नहीं है कि बहुत असंभव कार्य हो। मैं पहले इसका सोल्यूशन बता दे रहा हूँ। और मोस्टली आपको देखेंगे कि आप जो ये वाले चैप्टर हैं, यानी कि इन चैप्टरों के बाद भी कुछ चैप्टर आएंगे, तो वहां पर मोस्टली जो आंकड़े हैं वो यानी करंट वाले आंकड़े हैं, या फिर 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग आंकड़े लिए गए हैं। तो यहाँ पर जो आंकड़े चेंज होंगे उन्हें आपको या तो वहां पर जो है कागज वगैरह दोबारा पेस्ट करके या फिर जो भी करके उसे आपको अपडेट करना पड़ेगा। ये जो किताब है आपकी लगभग 3-3.5 साल तक ये प्रासंगिक रहेगी। यानी इसके आंकड़े जो बहुत सारे 2011 के अकॉर्डिंग वो 3-3.5 साल तक प्रासंगिक रहेंगे। और वही दिक्कत है यहाँ पे, सन 2021 की आते ही आपको ये अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल तो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर को। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है क्योंकि आप लोगों के बाद में बहुत कमेंट आते हैं इस चीज़ को लेकर। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारा भारत अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो पहले स्थान पर चाइना आता है, यानी पहले स्थान पर आपका जो है चीन है, और सेकंड स्थान पर आपका जो है इंडिया आ रहा है। तो सबसे पहले तो हम पहली डेफिनेशन इसकी लिख लेते हैं कि भाई किसी निश्चित क्षेत्र एवं समय में निवास करने वाले मानवों की कुल संख्या को जनसंख्या कहते हैं। ये आपकी पहली डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अगर हम भारत की बात करें तो भारत की आपने बात देख ली कि भारत अपनी 121 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में लगभग 121 करोड़ निवासी हैं। तो जनसंख्या के साथ चीन के बाद विश्व में दूसरा सघनतम बसा हुआ देश है। ये बात आप जानते हैं, ये सेकंड पॉइंट के रूप में लिख लेना। देखिए भारत की अगर हम बात करें तो भारत की जो जनसंख्या है वास्तव में वो छोटे छोटे देश हैं, जैसे अमेरिका मिला दें, दक्षिण अमेरिका मिला दें, इनकी अगर कुल जनसंख्या मिला दें तो उससे ज़्यादा हमारे यहाँ की जनसंख्या निकल जाती है। ये बात आप जानते हैं, तो ये इतना लिखना नहीं है हमें। तो हमने सेकंड पॉइंट ये नोट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बात करते हैं कि हमारे देश में जो जनगणना थी, जनगणना की शुरुआत कब से हुई। देखिए अगर हम विश्व के संदर्भ में बात करें तो विश्व में सबसे पहले 1749 में 1749 में स्वीडन देश में जो है जनगणना की शुरुआत की गई। विश्व के संदर्भ में बता रहा हूं मैं यहाँ पर, यानी कि जहां पर जो है अगर सर्वप्रथम जनगणना की बात करें, सर्वप्रथम जनगणना स्वीडन में हुई। लेकिन 1790 में यहाँ पर जो है, यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो 1790 में जो 10 की जनगणना थी, 10 की जनगणना का मतलब होता है हर 10 साल पे जो जनगणना होती है, 10 ईयर पे जनगणना होती है, उसका प्रारूप जो स्टार्ट हुआ वो अमेरिका में स्टार्ट हुआ। यानी वो कहाँ से हुआ, अमेरिका से स्टार्ट हुआ। यानी कि ये जो जनगणना हुई थी ये व्यवस्थित रूप से हुई थी।
1748 में स्वीडन में व्यवस्थित रूप से हुई, लेकिन 1790 में अमेरिका ने 10 की जनगणना वाला जो है फॉर्मूला स्टार्ट किया कि भाई जनगणना जो है हर साल करवाएंगे तो बहुत समय खर्च होता है, हमारा पैसा भी खर्च होता है, तो हर 10 साल भी करवा ली जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आधुनिक पद्धति से व्यवस्थित ढंग से सबसे पहली जनगणना जो थी 1748 में स्वीडन में की गई, और उसके बाद 1790 में प्रथम 10 की जनगणना का कार्य जो है वो अमेरिका में हुआ। ये बात आप जानते होंगे, पहले मैंने बताया भी है। अब देखिए भारत के संदर्भ में बात कर लेते हैं कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब से हुई। देखिए भारत में पहली जनगणना जो थी वो 1872 ईस्वी में हुई, यानी 1872 ईस्वी में हुई, और ये हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में। यानी कि लॉर्ड जो थे उस समय वायसराय हमारे वो थे लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। ये पूछा जाता है कि किसके कार्यकाल में पहली जनगणना हमारे यहाँ हुई थी, तो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। ठीक है, लेकिन ये हमारे यहाँ संपूर्ण जनगणना जो हुई है, यानी संपूर्ण जनगणना या फिर जो कह सकते हैं हर 10 साल के अंतराल पर जनगणना स्टार्ट हुई है, वो 1881 से हुई है। ये हुई है लॉर्ड रिपन के काल से, यानी नाम लिख दे रहा हूं मैं, लॉर्ड रिपन के काल से हमारे यहाँ जो है संपूर्ण जनगणना या फिर हर 10 साल पर जनगणना स्टार्ट हुई है। तो यहाँ पर आप सेकंड पॉइंट ऐसे लिख लेना कि भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, किंतु पहली संपूर्ण जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन, ठीक है, के कार्यकाल में हुई। तब से इसे जो है प्रत्येक 10 वर्ष पर, यानी तब से इसे यानी प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर कराया जाने लगा है, जो आज तक जारी है। यानी तब से इसे हर 10 साल पर कराया जाने लगा है और जो आज तक जारी है। अगर देश के संदर्भ में देखें 1881 से देखें हम लोग, तो यहाँ पर ये अभी जो हमारी 2011 वाली जनगणना है, 2011 वाली जनगणना अगर हम यहाँ पर देखें यानी कि 81 से देखें, तो ये 15वीं जनगणना है 81 से। ठीक है, हमारे देश के संदर्भ में कौन सी जनगणना है, 15वीं है। और वहीं आज़ादी के बाद देखें तो आज़ादी के बाद ये 2011 वाली हमारी जो है वो 7वीं जनगणना है। ये बता दे रहा हूँ, देखिए बता इसलिए दे रहा हूँ कि छोटे छोटे एग्जामों में पूछ लेते हैं अक्सर करके घुमा फिरा कर कि कौन सी जनगणना है, कब से स्टार्ट हुई। तो आप लोग याद रखना कि 1881 से अगर लगाएंगे 10 के हिसाब से तो अभी तक हमारी 15वीं है, और आज़ादी के बाद 1947 के बाद लगाएंगे तो 7वीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए अगली बात है यहाँ पर जनसंख्या का वितरण, यानी जनसंख्या डिस्ट्रीब्यूट कैसे कैसे हमारे भारत में पाई जा रही है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, इसके बारे में हम पहले भी एक दीर्घकालिक चर्चा कर चुके हैं कि जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है, और असमान होने के पीछे भौगोलिक कारक भी होते हैं, जलवायु कारक भी होते हैं, यहाँ पर कुछ व्यावसायिक कारक भी होते हैं। तो उन सभी कारकों की वजह से जनसंख्या का वितरण जो है असमान पाया जाता है। तो यहाँ पर आप पहला पॉइंट आप लिख लेना यहाँ पर कि भारत में जनसंख्या के वितरण का प्रतिरूप अत्यधिक असम है, यानी कि यहाँ पर बहुत कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है। अगर हम सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात करें तो आपका लिख लेना कि देश में सबसे ज़्यादा, लिख लेना देश में सबसे, यानी देश में यूपी राज्य की जनसंख्या जो है वो सर्वाधिक है। इसके पश्चात महाराष्ट्र का स्थान आता है, फिर आपका बिहार का आता है, फिर वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल का आता है। ये पहला सब पॉइंट आप लिख लेना यहाँ पर। ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश की है, उसके बाद महाराष्ट्र की है, फिर बिहार और पश्चिम बंगाल का स्थान इसमें आ जाता है। ठीक है, तो आपने पहले का सब पॉइंट यहाँ पर नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये मैप में, इमेज में वही दिखाया गया है किस तरह से, ये देखो ये गंगा वाली जो बेल्ट दिखाई गई है, यानी गंगा का जो मैदान है आपका, गंगा वाला क्षेत्र है आपका जो है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सघन वितरण दिखाया गया है। देख रहे हैं आप, सघन वितरण दिखाया गया है, बहुत सघन है यहाँ पे जनसंख्या का क्षेत्र। ठीक है, और ऐसे ही दिखाया गया है ये, यानी एक बिंदु यहाँ पे बताया गया, एक बिंदु का यानी कि 2 लाख व्यक्ति एक बिंदु डिनोट कर रहा है ये, तो ऐसे करके बताया गया है कि भाई कहाँ कहाँ कितनी जनसंख्या है। आगे बढ़ते हैं हम। अगर हम बात करें यहाँ पर बताया गया है आपके अगले पॉइंट में, आपके जो तमिलनाडु है, सेकंड पॉइंट, तमिलनाडु, एमपी, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात के साथ अगर हम यूपी, महाराष्ट्र यानी 4 ये राज्य भी मिला दें और इन सब की जनसंख्या को मिलाकर देख लें तो देश की कुल 76% भाग जो है इन्हीं कुछ राज्यों का हो जाता है। यानी आपके अगर पूरे राज्य ना उठाएं, केवल यही राज्य अगर हम देख लें तो लगभग 76% जनसंख्या को यही राज्य कवर कर रहे हैं। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, इनकी जनसंख्या जो है देश की 76% जनसंख्या को कवर कर रही है। ठीक है, वहीं आपके कुछ राज्य जैसे जम्मू कश्मीर है उसमें बहुत कम है, अरुणाचल प्रदेश में बहुत कम है जनसंख्या। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें आपके माइंड में फिर से आएंगी, आपके माइंड में चीज़ें आएंगी कि सर अब जम्मू कश्मीर में का क्या होगा, अब जैसे हमने बात की अभी आंध्र प्रदेश की, तो तेलंगाना का क्या होगा। अब इनका होगा कुछ नहीं, सरकार इनके लिए अलग से जनगणना नहीं करवाएगी। अब जो कुछ होगा वो 2021 की जनगणना जो पूरी समाप्त हो जाएगी उसके बाद होगा।
ठीक है। यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए अलग से अभी कुछ नहीं आएगा, आप ध्यान रखें, अभी इनके लिए कुछ नहीं आएगा। अब जो नई जनगणना होगी 2021 में, उसमें इन्हें ऐड कर दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग फिर आंकड़े फिर से बदले जाएंगे। कैंसस प्रदेश के अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर को अभी दर्जा दिया जाएगा वहां पर जनगणना में, तो ऐसे करके वहां पर बदले जाएंगे। अभी जो कुछ है वो यथावत चलेगा, आप ये जान लीजिए। यानी अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। और मैंने ये भी बता दिया आपको कि भाई अभी जनगणना पॉसिबल नहीं है, गवर्नमेंट भी इसके फेवर में नहीं है। तो मे भी देखिए, जनगणना जो है इतना बड़ा भारत देश है, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई 4 महीने में 5 महीने संपन्न हो जाए। सालों का टाइम लगता है, 1 साल, लगभग 1 साल से ज़्यादा का समय लग जाता है इसमें। उसके बाद आंकड़े सब इकट्ठे किए जाते हैं, मर्ज किए जाते हैं, मर्ज होने के बाद रिपोर्ट जारी की जाती है। लगभग 1.5-2 साल का समय लग जाता है इसे पूरा तैयार करने में, रिपोर्ट वगैरह तैयार करने में। तो इतना घबराइए मत। यानी हमारा 2020 निकल गया है, 21 में अभी स्टार्ट होने वाली नहीं है, यानी फरवरी वाले चरण में स्टार्ट होने वाली थी सेकंड चरण, लेकिन वो भी डिले सुनने में आ रहा है, डिले होगा वो वाला चरण। तो अभी यहाँ पे स्टार्ट नहीं होगी, तो आप अनुमान लगा के बैठिए। अभी किताबें 2024 में अपडेट होंगी, ठीक है। तो 3-3.5 साल तक आप यही पढ़िए। अभी आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पर आपको मैं इसके बारे में पहले ही बता चुका हूं कि जनसंख्या का जो असम वितरण है, यानी असम का मतलब एक जैसा वितरण नहीं, कहीं ज़्यादा कहीं कम, इसके पीछे भौतिक कारक भी हैं, कुछ सामाजिक कारक भी हैं, आर्थिक कारक भी हैं, कुछ ऐतिहासिक कारक भी हैं। यानी ये सभी कारक जो हैं ये कार्यरत होते हैं। भौतिक कारकों में आप जानते हैं भूविन्यास, यानी कि कैसा है मैदान, क्या मैदान है, पर्वत है, पठार है, जगह कैसी है, ठीक है। जल की उपलब्धता, यानी आपने ये भी देखा था कि हमारे प्राचीन जो नगरीय बस्तियां थी या प्राचीन बस्तियां थी वो इसी आधार पर बस्ती थी कि वहां पर जल उपलब्ध हो। लेकिन वर्तमान में ऐसी कोई जो है जरूरत नहीं रहेगी। वर्तमान में इतनी ज़्यादा जरूरत इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि पाइपलाइन का विकास हो चुका है। आप जानते हैं जहाँ भी बस्ती विकसित होगी वहाँ पाइपलाइन डाल देंगे, पानी पहुँच ही जाएगा। तो अब जल की इतनी ज़्यादा हमारे लिए नितांत आवश्यकता नहीं है कि नदी हो, कोई नहर बह रही हो, उसके किनारे ही बस्ती बसे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जल हम कहीं भी पहुंचा सकते हैं। तो अब आपने देखा होगा नगरीकरण जो है शहरों में भी केंद्रित हो रहा है, औद्योगिक शहर भी यहाँ पे पनप रहे हैं, उस हिसाब से जनसंख्या का वितरण भी परिवर्तित हो रहा है। तो हम आपको ये बात पहले से क्लियर है कि भाई ये सब फैक्टर जो है कहीं ना कहीं जनसंख्या के वितरण में भूमिका निभाते हैं। इनके बारे में आप पहले भी लिख चुके हैं। मैं यहाँ पर इन्हें फिर से थोड़ा रिपीट इसलिए नहीं कर रहा हूँ डिटेल वे में, बस हल्के से वे में रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको जो है ये चीज़ें रिवाइज हो जाएं, ताकि आपको ये रिकैप हो जाए और आपको याद आ जाए कि सर ने पढ़ाया है। ये मैं सारे फैक्टर बता चुका हूँ कि जनसंख्या का वितरण असमान क्यों होता है, जनसंख्या पहाड़ों पर क्रम क्यों है, मैदानों में ज़्यादा क्यों, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं आपके 11th-12th की बुक में, ठीक है। तो यहाँ पर आप कुछ पॉइंट हैं वो लिख लीजिए। पहला यहाँ पे अब आपका सेकंड पॉइंट आएगा। यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे आप लिख लेना, जनसंख्या वितरण के भौतिक कारकों में भूविन्यास और जल की उपलब्धता के साथ जलवायु प्रमुख रूप से वितरण के प्रतिरूपों का निर्धारण करती है। ये आप नोट कर लेना। ये आपने सेकंड पॉइंट नोट कर लिया है। अब आप जानते हैं, यानी आप इसका रीजन देखेंगे कि भाई उत्तर भारत के जो मैदान हैं, डेल्टा वाले रीजन है, तटीय मैदान में, और वहीं अगर आप इनका अनुपात देखें और दक्षिणी और मध्य भारत के राज्यों के आंतरिक जिले देखें जैसे हिमालय, उत्तर पूर्वी, तो इनकी तुलना में आपके जो ऊपर वाले हैं उत्तर भारत के मैदान, डेल्टा, तटीय मैदान, तो यहाँ पर जनसंख्या का अनुपात ज़्यादा है, इनके नीचे की तुलना में ज़्यादा, अपेक्षा उच्चतर है। ये लिख लेना आप, अपेक्षा अधिक है या उच्चतर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर सामाजिक आर्थिक कारण देखें या राजनीतिक कारण देखें, ऐतिहासिक कारण तो आप जानते ही हैं, इतिहास के अकॉर्डिंग, यानी ऐतिहासिक रूप से कोई नगर बसा हुआ था, ऐतिहासिक रूप से कोई वहाँ पर व्यापारिक केंद्र रहा है या फिर धार्मिक केंद्र रहा है, ऐतिहासिक रूप से तो लोग वहाँ पर उन्मुख होते हैं, ये बात आप जानते हैं। अगर हम यहाँ पर इन तीनों कारकों के अलावा कुछ कारक और देखें तो यहाँ बताया गया है कि भाई यहाँ पर मेन कारक जो है आपका वो कृषि का उद्भव है, यानी कि जैसे कृषि का उद्भव हुआ, कृषि का विकास हुआ, मानव बस्तियों के प्रतिरूप बने, ठीक है। तो ये भी आज की डेट में यहाँ पर देखना पड़ेगा हमें, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारकों से ज़्यादा महत्वपूर्ण आज ये कारक ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं हमारे। तो थर्ड पॉइंट आप लिख लेना, यहाँ लिखेंगे जनसंख्या वितरण के सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारकों में से महत्वपूर्ण कारक स्थायी कृषि का उद्भव और कृषि विकास, मानव बस्ती के प्रतिरूप, जिसके बारे में आप जो क्लास 12 की अंतिम चैप्टर था वहाँ पे आपने डिटेल में पढ़ा था, कितने प्रतिरूप होते हैं वो आपने सब देखे थे। परिवहन जाल तंत्र का विकास, औद्योगिकरण और नगरीकरण है। यानी आज अगर आप जनसंख्या देखेंगे और जनसंख्या ज़्यादातर उस जनसंख्या का वितरण इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। यानी मान लीजिए कोई, अगर हम देखते हैं कोई मान लीजिए बहुत ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है शिक्षित नहीं है, या फिर ऐसा व्यक्ति नहीं है कि वो शहरों में जाके रह पाए, तो वो कृषि कार्य में संलग्न हो जाता है, तो कृषि उसके लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं उसी अकॉर्डिंग मानव बस्ती भी बन जाती है। परिवहन जाल तंत्र का विकास हुआ है, तो आपने देखा होगा कुछ जो नगर यानी कि मेन सड़कों पर या मेन हाईवे वगैरह के किनारे थे वो आज बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो गए हैं, ठीक है। औद्योगिकरण और नगरीकरण आप जान रहे हैं, यानी एक दूसरे के पूरक हैं ये दोनों शब्द। औद्योगिकरण से ही नगरीकरण होता है और नगरीकरण होने के कुछ और कारक भी हैं, इसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। तो ये सब चीज़ें भी आज बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग है आपकी, देखिए ये सब वही हेडिंग है और अगली हेडिंग है आपकी जनसंख्या का घनत्व। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या का घनत्व होता क्या है। देखिए जनसंख्या के अगर घनत्व की बात करें तो जनसंख्या के घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या के औसत को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। आप लिख लेना इसमें सब पॉइंट करके, अर्थात प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या के औसत को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर हम देखें, एक बात और मैं आपको बताऊंगा, आपको जनसंख्या का चैप्टर जब भी पढ़ेंगे आप, और खास करके यूपीएससी के लिहाज से अगर चैप्टर पढ़ेंगे, तो आपको ऐसा नहीं है कि भाई प्रीवियस आंकड़े आप छोड़ दें, नहीं, प्रीवियस आंकड़ों से आप कंपेयर करना पड़ेगा कि वास्तव में हम प्रीवियस आंकड़ों से आज कहां तक पहुंचे हैं। यानी भाई 1951 के आंकड़े क्या कह रहे थे और वर्तमान आंकड़े क्या क्या कह रहे हैं, तो वो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ये आप ध्यान रखना। हमेशा आपने देखा होगा कहीं निबंध लेखन वगैरह आता है, या फिर कोई देखते होंगे आप निबंध लेखन वगैरह, या फिर कोई मेंस आंसर राइटिंग वगैरह की अगर आपके पास बुक वगैरह हो सॉल्व पेपर्स की, तो वहाँ आप देखते होंगे, तो वहाँ बाकायदा मेंशन करते हैं ये सब चीज़ें। वहाँ मेंशन करते हैं कि भाई 1951 में ये हाल था, 2011 में ये हाल है। आपको बताना पड़ेगा कि कितना उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, कितना कमी आई है, ये आपको वहाँ पर इंगित करना पड़ेगा। और आप अगर इंगित नहीं करेंगे, डायरेक्ट अगर लिख देंगे 2011 की जनगणना, तो यकीन मानिए जो कंपेरिजन वो हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसी में सब पॉइंट, यानी सेकंड पॉइंट लिखेंगे अपना 1951 ईस्वी में जनसंख्या का घनत्व 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होने से, ठीक है, विगत 60 वर्षों में, 50 वर्षों में नहीं, 60 वर्ष, ठीक है, 60 वर्षों में 200 व्यक्ति यहाँ पर लगभग बताया गया है प्रति वर्ग किलोमीटर की यहाँ पर उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। ठीक है, ये आप लिख लेना इसमें सेकंड पॉइंट, यानी 1951 में हमारे यहाँ 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 117 व्यक्ति थे, अब हमारे यहाँ लगभग, ठीक है, 382 व्यक्ति हैं यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर में, तो यानी कि लगभग 200 व्यक्तियों की यहाँ पर उत्तरोत्तर वृद्धि यहाँ पर देखी गई है, यहाँ पर बोल रहे हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो आपने यहाँ पर नोट कर लिया होगा। ठीक है, 200 व्यक्तियों से ज़्यादा की यहाँ पर वृद्धि हुई है, सेकंड पॉइंट आप नोट कर लेना पूरा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में मैं फिर से आपसे कुछ कहना चाहूँगा। मैं यहाँ पर कुछ किताबें उठाता हूँ, जैसे आपकी माजिद हुसैन उठाता हूँ, इसके अलावा महेश बड़वाल देख लेता हूँ, दृष्टि पब्लिकेशन की किताब है वो भी देख लेता हूँ। यहाँ पर जो जनसंख्या का जो घनत्व वाले आंकड़े हैं वो तीनों किताबों में अलग अलग हैं, यानी एनसीईआरटी के आंकड़े अलग हैं, आपके माजिद हुसैन वाली में अलग हैं, आपकी दृष्टि पब्लिकेशन की किताब है वहाँ पर अलग है, महेश बड़वाल में अलग है। तो ऐसे में मुझे वाकई में बहुत दिक्कत हुई। फिर मैंने एंड में आकर यहाँ पर जो एनसीईआरटी के आंकड़े थे, क्योंकि ये एनसीईआरटी वाली ये किताब है आपकी, ये सन 2020-21 का प्रकाशन है, यानी कि अभी इस साल की ही है ये किताब, यहाँ पर कहीं दिया होगा नीचे, ये अपडेटेड है, देखिए कट गया है, जो इसका नीचे वाला पोर्शन है ये कट गया है, इसमें ये 2020-21 की अपडेटेड है, वरना मैं दिखा देता, आप देख लेना डाउनलोड करके। तो ये किताब आपकी जो है अपडेटेड वाली है, सन 2020-21 सेशन की है। तो यहाँ पर मैंने एनसीईआरटी को ही बेस बनाया है, यानी अगर आप देखेंगे कुछ जगहों की जनसंख्या तो आपको विभेद देखने को मिलेगा, यानी माजिद हुसैन कुछ अलग कह रही हैं, दृष्टि पब्लिकेशन की किताब अलग कह रही हैं, महेश बड़वाल वाली किताब अलग कह रही है, एनसीईआरटी कुछ अलग कह रही है, लेकिन हमें एनसीईआरटी को ही बेस बनाना है, क्योंकि एनसीईआरटी को बेस इसलिए बनाना है क्योंकि अगर कोई दिक्कत होगी तो हम एनसीईआरटी के जरिए कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें, यहाँ पर बताया गया है जनसंख्या घनत्व तो आपका सबसे कम कहाँ पर है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है। तो थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ पर, जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, से लेकर दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक है। यानी कि आपका अगर देखा जाए जनसंख्या घनत्व तो ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कम है। ठीक है, वहीं दिल्ली के जो आपका क्षेत्र है, ठीक है, सॉरी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा देश में है जनसंख्या घनत्व, ठीक है, और सबसे कम जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में है। अब देखिए ये जो आंकड़ा मैंने लिखवाया है यहाँ पर 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, इसमें भी अंतर है। इसमें दृष्टि पब्लिकेशन वाले दे रहे हैं 11,320 दे रहे हैं आंकड़ा, माजिद हुसैन वाले अलग दे रहे हैं आंकड़ा, ठीक है, लेकिन हम एनसीईआरटी को ही सही मानेंगे। ये बातें मैं पहले से इसलिए बता देता हूँ क्योंकि कुछ लोग कमेंट करके मुझे बाद में सुनाते हैं कि सर आप गलत पढ़ाते हो, आपको पढ़ाना नहीं आता। देखिए बात ये है कि हमें पढ़ाना अच्छे से आता है, बस फर्क ये है किताबों में आंकड़े अलग अलग लिखे होते हैं, तो हमें भी फिर देखने में बड़ा दिक्कत होती है किसे सही माने। गूगल करते हैं तो गूगल की अलग भाषा निकलती है, गूगल वाले कुछ अलग ही आंकड़े दे रहे हैं, अब माने तो माने किसे, फिर एंड में वही आता है कि भाई एनसीईआरटी सबसे बेस्ट है, एनसीईआरटी मान लो। ठीक है, इसलिए एनसीईआरटी हम यहाँ पे मान रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट है, यहाँ पर अगर हम उत्तरी भारतीय राज्यों की स्थिति देखें तो उत्तरी भारत के राज्यों में बिहार का यहाँ पर है आपका 1102, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो बिहार का जो है आपका वो 1102 है, ठीक है। पश्चिम बंगाल का 1029 है और यूपी का यहाँ पर 829 जनसंख्या घनत्व यहाँ पर, यानी कि ये इतना घनत्व है यहाँ पर, ठीक है। यानी 829 ये घनत्व उच्चतर है। अब देखिए यहाँ पर भी संशोधन करवाऊंगा मैं, जो 1102 इसमें घनत्व लिखा है ये आपके दो किताबों में एक जैसा घनत्व 1106 लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे 1106 कर लेना, क्योंकि दो किताबें चूंकि एक जैसा बोल रही हैं तो हम इसलिए यहाँ पर 1106 करवा दे रहे हैं बिहार का, ठीक है। और बिहार से कोई व्यक्ति बिलोंग करते हो और आपके बिहार की कोई किताबें हो वहां पर आप एक बार देख लेना, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको फिर से बता दिया, माजिद हुसैन ये किताबें मेरे पास जो हैं इनमें आंकड़े अलग अलग हैं, एनसीईआरटी वाले अलग बता रहे हैं, माजिद हुसैन अलग बता रही है, ठीक है। तो आपके स्टेट वाइज जो, क्योंकि स्टेट में हर किसी के पास अपनी लिस्ट कोचिंग सेंटर पर होती है या फिर स्टेट में जो किताबें छपती हैं वहां पर उनका एक्यूरेट लिखा होता है, तो वहां पर आप एक बार अपडेट कर लेना। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, मानते अगर मान लो मैंने 1106 यहाँ पे करवा दिया, एनसीईआरटी 1102 बोल रही है, मेरे बगल में किताबें रखी हैं, यहाँ पर दृष्टि पब्लिकेशन वाली रखी है, माजिद हुसैन रखी है, उसमें 1106 आ रहा है, ठीक है। तो आप वहां पे अपडेट कर लेना। पश्चिम बंगाल का 1029 है। अब देखिए पश्चिम बंगाल के संदर्भ में भी यहाँ पर 1000 जो है, एक किताब 1028 बोल रही है, एक किताब 1030 बोल रही है और एनसीईआरटी आपकी 1029 बोल रही है। तो आप यही एनसीईआरटी वाले लिख लीजिए आंकड़े, ठीक है। उच्चतर घनत्व पाया जाता है, उच्चतर है। वहीं प्रायद्वीप की बात करें, अगर आपके प्रायद्वीप भारत के राज्यों में, तो यहाँ पे केरल का ज्यादा है 859 है और तमिलनाडु का 555, ठीक है। ये इतना घनत्व पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर केरल के बारे में माजिद हुसैन में 854 दिखाया है, एमजे मैंने माजिद हुसैन की जो किताब है उसमें 854 दिखाया है, जबकि आप अन्य पुस्तकों में देखेंगे 860 दिखाया है, जबकि मैंने यहाँ पर एनसीईआरटी में देखा और नेट पर देखा वहां पर 859 ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पहला सब पॉइंट यहाँ पर नोट कर लेना। अब देखिए आप लोग सोच रहे होंगे सर ये सर ने ब्रेन स्टॉर्मिंग क्यों करवाने हैं। अब देखिए सर की ब्रेन स्टॉर्मिंग खुद हो जा रही है यहाँ पर। अब बताइए मैं कितनी किताबों को सही मानूं, जो मानक किताबें हैं वो तो मेरे सामने खुली रखी हैं, तो उनसे ज़्यादा तो मैं ऊपर आगे नहीं जा सकता। फिर मैंने ये भी सोचा कि भाई हो सकता है माजिद हुसैन का मेरे पास पुराना संस्करण नया संस्करण उठाऊं, नया संस्करण मंगाया एक पर्सन से, तो वहाँ पर भी देखा तो वहाँ पर भी वही आंकड़े हैं। अब बताइए ऐसे में मैं क्या करूँ। तो आपसे मैंने वही ऑप्शन दे दिया, अगर आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं एक बार अपने राज्य स्तरीय जो भी किताबें हैं, ठीक है, वैसे तो यहाँ पर एनसीईआरटी सही है लेकिन राज्य स्तर की फिर भी किताबों में एक बार देख लेना आंकड़े अपने अपने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो आपने ये पॉइंट यहाँ पर नोट कर लिया है। देखिए उच्चतम जनघनत्व वाले राज्य अगर आप चौथे पॉइंट नोट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, मुझे अच्छा लगेगा। चौथा पॉइंट करके लिख लेना, उच्चतम जनघनत्व वाले राज्य। यहाँ पे आपका पहला है बिहार, बिहार का है 1106, ठीक है, लिख लेना बिहार। इसके बाद बिहार के बाद यहाँ पर आता है आपका जो है वेस्ट बंगाल आता है, पश्चिम बंगाल आता है। पश्चिम बंगाल का आप लिख लेना 1029, ठीक है, 1029 ब्रैकेट में लिख लेना। और यहाँ पर केरल का आता है 859, इसके पीछे लगा के लिख देना केरल 859, ठीक है। और वहीं केंद्र शासित प्रदेशों की बात करी जाए, उच्चतम घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश, इसी में सब पॉइंट, ये तो राज्य हो गए, यानी हम राज्यों के संदर्भ में बात करें किसका उच्चतम घनत्व है। और वहीं केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो आप अगली इसी में सब हेडिंग डाल लेना, उच्चतम घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश। इसमें आपका पहले नंबर पर जो है वो आपका क्या है, वो दिल्ली है, ये बात आप जानते हैं। और दिल्ली का कितना है, 11,297 है, 11,297 है। इसके बाद आता है चंडीगढ़ का, ठीक है। तो चंडीगढ़ का जो आपका जो है किताब, देखिए मैं ऑथेंटिक किताब से लिखवा दे रहा हूँ यहाँ पर, इसका है 9,252 है, ठीक है। फिर पुदुचेरी या पौंडचेरी, ठीक है, पुदुचेरी जो आपका है या फिर पौंडचेरी जिसे हम कहते हैं, तो इसका पुदुचेरी का जो है वो आपका 2547 है, 2547 है, ठीक है। तो ये आप ये नोट कर लीजिए। तो ये यानी कि 2547 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, ये नोट कर लिया आपने चौथा पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक भाषा लिखी हुई है, उस भाषा को आपने थोड़ा गौर भी इसमें देखा होगा। इसमें लिखा है कि जनसंख्या का जो घनत्व है, आपका जो पॉइंट है आपका, ये यहाँ पे कहा गया कि जनसंख्या का घनत्व जो है एक अशोधित माप है। अशोधित का मतलब होता है क्रूड या कच्ची, क्रूड या कच्चा, ठीक है, यानी पका हुआ नहीं, ये बिल्कुल जो है बिल्कुल परिशोधित नहीं है, या फिर मतलब अभी भी अशोधित माप। अशोधित माप होने का मतलब ये क्यों लगा है, ये लाइन लगाई क्यों गई है, ऐसा लिखने का क्या मतलब आ गया। अशोधित लिखने का मतलब ये आ गया, आप सभी लोग जानते हैं कि अक्सर जब जनगणना होती है तो ऐसा तो है नहीं कि जनगणना एट ए टाइम हो जाए, एक समय में ही, यानी एक दिन में ही पूरा देश निपट जाए, पूरा देश में लॉकडाउन लगाना एक बार में जनगणना हम करवा लें, ऐसा तो होता नहीं है। लोग रोजगार की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं,
कोई इलाज के लिए जा रहा है, कुछ जो है यहाँ पर वही होता है यानी प्रवासन होता है। तो ऐसे में लोग आते जाते रहते हैं। इसके अलावा जन्म दर और मृत्यु दर में परिवर्तन आता रहता है, यानी हर सेकंड लोग जन्म लेते हैं, मरते भी हैं। तो एक्यूरेट आंकड़े निकालना बड़ा मुश्किल है। एक्यूरेट आंकड़े निकालना बड़ा मुश्किल इसलिए है क्योंकि भाई एक साथ जनगणना हो नहीं सकती है, चरण बनाए जाते हैं। पहले चरण में हमने इतने राज्य कवर करेंगे, 4 राज्य कवर करेंगे बड़े बड़े, फिर 5 ये राज्य कवर करेंगे, चरण बनाए जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इन चरणों में जनगणना हो गई है, फिर हम इन चरण इसमें पहुंचेंगे, दूसरे कुछ राज्यों के चरण में पहुंचेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ भी लोग जन्म लेंगे, मरेंगे इन राज्यों में। तो यहाँ पर हम एकदम एक्यूरेट नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए इसे अशोधित माप लिखा जाता है। जनसंख्या का घनत्व वास्तव में एक अशोधित माप है। ठीक है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, पहले बता दे रहा हूं मैं। अशोधित यानी आप जान लेना, ये शोधित नहीं हो सकता है, यानी ये बिल्कुल एक्यूरेट हम नहीं निकाल सकते हैं, एक्यूरेट निकाल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि एक लंबा चरण है। एक साल में अगर मान लो एक साल में जनगणना पूरी होगी तो एक साल में आप एक्यूरेट आंकड़े कैसे निकाल लोगे? कहीं पे लोग जन्म लेंगे, मरेंगे। ठीक है, यानी मान लेते हैं पहले चरण में आपने यूपी से स्टार्टिंग किया और एंड के चरण में आप पहुंच गए केरला में, तो एंड का चरण मान लीजिए 1 साल बाद हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है 1 साल के बाद जब ये आंकड़े आप मिलाएंगे इसके तो अंतर आ ही जाएगा। तो आप ये 5वां पॉइंट आप लिख लेना कि जनसंख्या का घनत्व एक अशोधित माप है। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमारे देश में इस बार एक नया प्रावधान, मतलब इस बार से नहीं, ये पहले से भी किया गया है ये वाला प्रावधान हमारे देश में, कि जो जनगणना है, ये जनगणना है, तो जनगणना में इन्होंने ये माना है कि हमारा देश का एक बहुत बड़ा तबका जो है वो 50% से ज्यादा जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। ऊपर से हमारे यहाँ कृषि प्रधान देश रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है कि जनसंख्या का कृषि कार्यों में दबाव कितना है, यानी जनसंख्या का जो कृषि क्षेत्र है या जो कृषि योग्य भूमि है उसका जनसंख्या पर दबाव, यानी कि उस कृषि योग्य भूमि पर जनसंख्या का दबाव कितना है, वो हमारे लिए जानना बड़ा आवश्यक हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर आप एक 6वां पॉइंट करके अब आप यहाँ पे लिखेंगे 6वां पॉइंट। ठीक है, 6वां पॉइंट आप लिखेंगे, भारत की जनसंख्या का सर्वाधिक हिस्सा वर्तमान में कृषि एवं उससे संबद्ध गतिविधियों में संलग्न है, यानी उससे संबद्ध का मतलब मजदूरी वगैरह है, कृषि से जुड़े हुए और क्रियाकलाप वहां पर लगा हुआ है। अतः कृषि जनसंख्या एवं कुल जनसंख्या का कृषि भूमि के संदर्भ में घनत्व मापना भी प्रासंगिक है। यहां पर लिख लेना, अतः कृषि जनसंख्या एवं कुल जनसंख्या का कृषि भूमि के संदर्भ में घनत्व मापना भी प्रासंगिक है। तो यहां पर पहले है कायिक घनत्व, यानी शारीरिक घनत्व। कायिक का मतलब फिजियोलॉजिकल, शारीरिक घनत्व। तो कुल जनसंख्या बट्टे निवल कृषि क्षेत्र, यानी नेट जो आपका एग्रीकल्चर क्षेत्र है वो देखेंगे। फिर कृषि घनत्व कितना आ रहा है, कृषि घनत्व बराबर कुल कृषि जनसंख्या बट्टे निवल कृषि क्षेत्र, ये आप लिख लेना फॉर्मूला। ठीक है, ये पूछा गया है फॉर्मूला। तो 6वां पॉइंट, यानी कृषि जनसंख्या में आप जानते हैं कृषक, कृषि मजदूर, उनके परिवार, ये सब कृषि जनसंख्या में ही आ जाते हैं। तो ऐसे करके आपने यहाँ पर 6वां पॉइंट भी यहाँ पर कवर कर लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए अगली हेडिंग आपकी जो है वो है जनसंख्या की वृद्धि। अगली हेडिंग आप डाल लीजिए, जनसंख्या की वृद्धि डाली होगी आपने हेडिंग। देखिए जनसंख्या की वृद्धि हम कैसे मापते हैं, ये हम 2 समय बिंदु में ले लेते हैं। कि मान लेते हैं कि भाई आज से 1 साल पहले, यानी कि हम एक अनुमान लगा लेते हैं, यहाँ पे हम 10 की जनसंख्या से अलावा भी अनुमान लगा लेते हैं कि भाई 2019 में हमने एक आंकड़ा निकाल लिया और फिर हमने 2020 में एक निकाल लिया आंकड़ा, दोनों कंपेयर कर लिया, तो पता चल जाएगा कि भाई इस समय बिंदु से लेकर इस समय बिंदु के बीच जनसंख्या बढ़ी है या कम हुई है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि भाई जनसंख्या वृद्धि 2 समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन को कहती है जनसंख्या वृद्धि, और इसकी दर को हम हमेशा किसमें, प्रतिशत में अभिव्यक्त किया जाता है। यानी चाहे वो वृद्धि अगर हो रही है तो प्रतिशत में, और अगर यहाँ पे कमी भी हो रही है तो उसे भी प्रतिशत में ही हम दर्शाते हैं, कितनी वृद्धि हुई कितनी कमी हुई। ठीक है, तो ये आपने पहला पॉइंट नोट कर लिया होगा। देखिए यहाँ पर आपकी जो जनसंख्या वृद्धि है इसको प्रेरित करने वाले, यानी इसके 2 घटक होते हैं। तो यहाँ पर आप लिख लेना सेकंड पॉइंट, जनसंख्या वृद्धि के 2 घटक होते हैं। पहला घटक है यहाँ पर, पहला सपोर्ट पॉइंट यहाँ पर है प्राकृतिक, नेचुरल। प्राकृतिक घटक क्या होता है, देखिए प्राकृतिक घटक की बात करें तो इसका विश्लेषण जो है अशोधित जन्म और मृत्यु दरों से निर्धारित किया जाता है, यानी कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, तो इनका जो है इनका निकालकर जो है हमें जो पता चल जाता है कि प्राकृतिक रूप से लोग कितने बढ़ रहे हैं, कितने कम हो रहे हैं। ठीक है, यानी मान लेते हैं कि एक वर्ष में इतने लोगों ने जन्म लिया, ठीक है, उसमें से इतने लोग खत्म हो गए, तो हमारा ये क्या है, ये प्राकृतिक वृद्धि दर बोली जाएगी। ठीक है, यानी मान लीजिए जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा है और मरने वालों की संख्या कम है, तो हमारी क्या प्राकृतिक वृद्धि दर ज़्यादा हो जाएगी, लोग ज़्यादा जिंदा रहेंगे, तो यानी जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो ये तो आपका प्राकृतिक हो गया। दूसरा आपका कारक यहाँ पर है आपका सेकंड सब पॉइंट, अभिप्रेरित।
ठीक है। तो अभिप्रेरित की बात कर लें। देखिए अभिप्रेरित में क्या, जैसा कि नाम से ही यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो इसमें क्या है कि भाई लोग प्रवास करते हैं, आते जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो यहाँ पे अंतर्वर्ती और बहिर्वर्ती संचलन, यानी कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो इसकी वजह से जनसंख्या परिवर्तित होती है, तो इसे अभिप्रेरित बोला जाता है, इंड्यूस्ड बोला जाता है। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट आप लिख लेना इसी में, इसे किसी दिए गए क्षेत्र में लोगों के अंतर्वर्ती और बहिर्वर्ती संचलन की प्रबलता द्वारा स्पष्ट किया जाता है। यानी आपके दो कारक हो गए जनसंख्या वृद्धि के, प्राकृतिक है और अभिप्रेरित है। अब देखिए यहां पर आगे बढ़ते हैं, जनसंख्या के दोगुना होने का समय बताया गया है। देखिए ये आपके सामने आंकड़े हैं, 1901 से लेकर सन 2011 तक के आंकड़े हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर 1901, 1911 यहाँ पर आप देख रहे हैं वृद्धि हुई है, ये वृद्धि हो रही है। 1921 में एकदम कमी आई है, ठीक है, माइनस में चला गया है। बाद बाकी साल 1931 में वृद्धि देख रहे हैं परसेंट में, 1941 में भी वृद्धि है, यानी कि और इधर आप जैसे जैसे इधर आएंगे 1991 में आप ये देखेंगे यहाँ से, यानी कि यहाँ पर 1981 तक जनसंख्या आपकी कितनी, यहाँ पे वृद्धि देखेगी 24.66%। 1991 में कमी आई है, यानी कि वृद्धि दर 23.85% रही है। 2001 में जो है वृद्धि दर और कम हो गई 21.54%। 2011 में वृद्धि दर जो है 17.64% हो गई। देखिए आप लोगों के माइंड में, बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि सर जनसंख्या तो दिन रात बढ़ रही है, लेकिन वृद्धि दर कम क्यों होती जा रही है, वृद्धि दर कम क्यों होती जा रही है, इसका मतलब क्या है? देखिए इसका मतलब ये है कि भाई वो एक्सपेक्टेड, हम ये मान के चलते हैं कि हमारे दो वाली पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो व्यक्ति हैं, ठीक है, यानी कि जो आपकी जनसंख्या है यहाँ पे जो है आपकी जो है 10 की वृद्धि दर यहाँ पे ऐसे निकाली जाती है कि वर्तमान वर्ष की जनसंख्या माइनस आधार वर्ष की जनसंख्या, यानी हम उस आधार, एक कोई आधार वर्ष मान लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग जनसंख्या निकाल लेते हैं। दूसरी बात यहाँ पर एक चीज और है, इसमें कमी आने का रीजन क्या है? कमी आने का रीजन ये है कि आपने देखा होगा आज से 20-25 साल पहले एक एक परिवार में, यानी एक एक जो है पति पत्नी के 5-5, 6-6 बच्चे होते थे, ठीक है, अगर देखा जाए। लेकिन वर्तमान में आप देखते होंगे एक परिवार में मुश्किल से 2 या 3 बच्चे होते हैं। तो यानी कि अगर हम परिवार वाइज देख लें, यानी कि अगर व्यक्ति वाइज देख लें, तो व्यक्ति वाइज प्रजनन नहीं बढ़ रहा है, व्यक्ति वाइज प्रजनन जो है वो कमी हो रहा है। लेकिन चूंकि अब जनसंख्या ऑलरेडी लोग इतने ज़्यादा है, सभी प्रजनन करेंगे, 2-2 बच्चे भी पैदा करेंगे तो भी वो संख्या ज़्यादा निकल जाएगी। लेकिन हम इसे 10 की जनसंख्या को, ये फॉर्मूला है 10 की वृद्धि दर वाला, तो ये फॉर्मूला आप लिख लेना, 10 की वृद्धि दर इसी के द्वारा निकाली जाती है आपकी, ठीक है, तो आप ये लिख लेना फॉर्मूला। अब देखिए यहां पर ये जो जनसंख्या के आंकड़े आपके सामने दिए हुए हैं, इसको आपको एनालाइज करना पड़ेगा, और अक्सर एग्जाम में आपके आंकड़े पूछे जाते हैं कि भाई ये इसमें वृद्धि रही तो क्यों रही, कमी हुई तो क्यों कमी हुई। और खास करके अगर आप यूपीएससी के पेपर उठा के देखेंगे, यूपीएससी एग्जाम के, तो वहां पर यहाँ पर 2011 की जनगणना नहीं पूछी गई है, बल्कि पुरानी वाली जनगणना के आंकड़े भी पूछे गए हैं कि भाई इतने समय में वृद्धि हुई तो क्यों हुई, कमी आई तो क्यों आई, ठीक है। तो बात करते हैं हम सबसे पहले पहला फेस यहाँ पे पड़ेगा आपका, ये आपका प्रावस्था का, यानी कि फेज 1 या फेज ए, जो भी आप डालें यहाँ पर, फेज ए है आपकी, और ये आपका पॉइंट नंबर वैसे बनेगा तीसरा, ये पॉइंट नंबर है तीसरे में डाल देना फेज 1। फेज 1 में हमने 1901 से लेकर के 21 तक के आंकड़े लिखे हैं यहाँ पर। तो 1901 से लेकर 1921 की अवधि को भारत की जनसंख्या की वृद्धि की रुद्ध अथवा स्थिर प्रावस्था कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर जनसंख्या बढ़ी नहीं है, स्थिर रही है, और यहाँ पर वृद्धि दर इस जनसंख्या में जो थी बहुत निम्न थी, ना तो ज़्यादा लोगों ने जन्म लिया, और यानी कि यहाँ पर कहा जाए कि जन्म लेने वाले ज़्यादा थे, ठीक है, यानी कि जन्म और मृत्यु दर लगभग बैलेंस रही है इसमें, ठीक है। तो ये यहाँ पर फेज 1 में आप नोट कर लेना पहला पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर एक बात और बताई गई है कि 1911 से 1921 के दौरान ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई, यानी ऊपर भी आपने देखा यहाँ पर जो वृद्धि दर थी वो ऋणात्मक हो गई, ऋण में चली गई, यानी कि बहुत कम हो गई ऋणात्मक। तो ये ऋणात्मक वृद्धि दर की वजह से 1921 को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है? महाविभाजक वर्ष बोला जाता है। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, इसे महाविभाजक वर्ष बोला जाता है। और ये प्रश्न पूछा जाता है कि जनसंख्या की दृष्टि से किस साल को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है? 1921 को, क्योंकि 1921 में जनसंख्या की वृद्धि दर ऋणात्मक हो गई थी, इसलिए इसे महाविभाजक वर्ष बोला जाता है। तो आप लिख लेना यहाँ पर थर्ड का सब पॉइंट करके लिखवा रहा हूँ मैं आपको, थर्ड का सब पॉइंट करके लिख लेना कि 1911 से 1921 के दौरान ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई, इसलिए 1921 महाविभाजक वर्ष कहलाता है। अब देखिए फेज 1 में आपने देख ली, तो फेज 1 में जनसंख्या कमी क्यों हुई आप जानते हैं, उस समय आज़ादी का संघर्ष चल रहा था
और खास करके भाई मार काट वाली स्थिति थी और कोई स्वास्थ्य सेवाएं वगैरह बेटर नहीं थी उस समय, क्योंकि कोई यहाँ पर अपनी मांगे मनवा नहीं पा रही थी कांग्रेस उस समय पे। तो आप जानते हैं देश में एक यहाँ पर जो है अव्यवस्था का माहौल था, इस वजह से यहाँ पर ये सब चीज़ें जो है स्वास्थ्य के प्रति लोगों के प्रति जो नज़रिया था वो उतना ज़्यादा यहाँ पे सुदृढ़ नहीं था उस समय गवर्नमेंट का। तो इस वजह से यहाँ पर ये सब चीज़ें देखने को मिली इसमें फेज 1 में। वहीं बात करते हैं फेज 2 की, यानी चौथा पॉइंट आपका आएगा फेज 2। फेज 2 की बात करें तो ये 1921 के बाद स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर बताया गया कि भाई 1921 से 51 के दशकों को जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है, यानी जनसंख्या यहाँ पे कम नहीं हुई है, स्थिर हो गई है। ठीक है, स्थिर वृद्धि के रूप में जाना जाता है, यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसे साधन चले, जैसे आपने देखा होगा गांधी जी का यहाँ पर रोल हो गया, गांधी जी की एंट्री हो गई भारत में। तो गांधी जी ने जोर दिया था स्वच्छता पर, यानी उन्होंने माना था कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो मृत्यु हो रही है, सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ की स्वास्थ्य लोगों को खराब हो रहा है, वो हो रहा है स्वच्छता की वजह से खराब हो रहा है। देखिए उस समय क्या था, एक बात मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, उस समय लोग स्वच्छता के प्रति नजरिया कम क्यों था, क्या रीजन था कि स्वच्छता के लिए गांधी जी को प्रयास करने पड़े। रीजन ये था कि उस समय जो साफ सफाई का काम था वो कोई जाति विशेष करती थी, यानी एक जाति विशेष जो थी वही साफ सफाई का काम करती थी। कोई और व्यक्ति नाली साफ नहीं करेगा, कोई और व्यक्ति सड़क पर झाड़ू नहीं लगाएगा, केवल वही जाति विशेष के लोग लगाएंगे झाड़ू। तो गांधी जी ने जब इस तरह की अव्यवस्था देखी तो उन्होंने खुद प्रेरित किया लोगों को कि नहीं, स्वच्छता हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और हमें इसे किसी जाति रूप में ना बांटकर हमें खुद करना होगा। तो ऐसे करके यहाँ पर ये कुछ सुधार लगाए गए और तब आप देखेंगे यहाँ पर ये चीज़ें आप हुई और यहाँ पर मृत्यु दर नीचे आ गई, मृत्यु दर जो कम हो गई। तो इस बारे में देखिए आर्टिकल छपा भी था, आपको याद होगा जब यहाँ पर हमारे यहाँ स्वच्छ भारत कैंपेन चलाई गई तो उस समय आर्टिकल छपा भी था इस बात को लेकर कि उस समय क्यों थी ऐसी स्थिति और वर्तमान में फिर इस तरह स्थिति से कैसे निपटा गया ये भी बताया गया उसमें। तो यहाँ पर आप सब पॉइंट लिख लेना कि देश भर में स्वास्थ्य और स्वच्छता में व्यापक सुधारों ने मृत्यु दर को नीचे ला दिया, यानी उस समय सुधार किए गए। मैंने आपको बताया गांधी जी की एंट्री हो गई थी इस समय और गांधी जी ने जो है यहाँ पर लोगों को प्रेरित किया कि स्वच्छता जो है केवल किसी जाति विशेष के स्वच्छ करने से नहीं होगी, आपको खुद अपनानी पड़ेगी। ठीक है, ये लोग पहले यही बैठे रहते थे कि भाई हमारी गली है, हमारी नाली है, अगर नाली जाम है तो नहीं हम साफ नहीं करेंगे, वो फलानी जाति वाला व्यक्ति आएगा वही साफ करेगा, हम साफ नहीं करेंगे। तो इस तरह की मानसिकता थी लोगों की, तो इसमें परिवर्तन लाया गया। तो वैसे वैसे परिवर्तन आया, लोगों ने स्वास्थ्य पर खुद भी फोकस किया, तो यहाँ पर मृत्यु दर कम हो गई। तो यहाँ पर आपने चौथा पॉइंट नोट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, चौथा पॉइंट और फेज 2 नोट कर लिया है। अब देखिए पांचवा पॉइंट है और फेज 3 है। ये आपका पांचवा पॉइंट है और ये आपका जो है कौन सा है, ये आपका फेज 3 है। यहाँ पर लिख लेना, यहाँ पर ये फेज 3 है आपका। इसमें क्या हुआ, 1951 से 81 के बीच का है। तो यहाँ पर जनसंख्या विस्फोट हुआ। विस्फोट इसलिए हुआ कि भाई देश आज़ाद हो गया। देश आज़ाद होने के बाद यहाँ पर एक केंद्रीकृत सत्ता आई। केंद्रीकृत सत्ता का मतलब ये है कि प्रॉपर गवर्नमेंट हुई, भारतीय गवर्नमेंट हुई। और भारतीय गवर्नमेंट में उस समय हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू थे, उनका प्रयास यही था कि हमारे देश में कोई अकाल नहीं पड़े अब। और आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे आज़ाद भी भारत में कोई अकाल नहीं पड़ा जिसमें लोग मारे गए। ठीक है, नहीं ऐसा कोई अकाल हमारे भारत में, आज़ाद भारत में नहीं पड़ा है, आज़ाद भारत के इतिहास में कोई नहीं पड़ा है। इसके अलावा हमने जो है भोजन के क्षेत्र में सुधार किए, भोजन के क्षेत्र में आपको पता है हरित क्रांति लाई गई, स्वास्थ्य के क्षेत्र में तमाम योजनाएं लाई गई। तो ऐसे करके यहाँ पर जो है उस समय जनसंख्या विस्फोट एकदम बढ़ गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर इसी में सब पॉइंट कि औसत वार्षिक वृद्धि दर 2.2% तक ऊंची रही 1951-81 के वर्षों में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर सब पॉइंट, अगला पॉइंट लिख लेना इसी में, सेकंड सब पॉइंट। इसी में क्यों रीजन रहा, सेकंड रीजन कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद केंद्रीकृत नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से विकासात्मक कार्यों को आरंभ किया गया, जिससे अधिकांश लोगों के जीवन की दशाओं में सुधार सुनिश्चित हुआ। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे लोगों के जीवन में सुधार आया तो जनसंख्या में एकदम विस्फोटक वृद्धि भी देखने को मिली। तो ये सेकंड सब पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। और एक रीजन और था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय यहाँ पर पलायन कर करके जो प्रवासी थे, जैसे पाकिस्तान से आने वाले, बांग्लादेश से आने वाले, तिब्बत से, नेपाल से आने वाले लोग, तो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवास हमारे यहाँ बहुत जोरदार तरीके से हुआ है। आपको पता है उस समय तिब्बत का भी अधिग्रहण कर लिया था चाइना ने, तो तिब्बत के मोस्टली लोग हमारे भारत में नेपाल के रास्ते हमारे भारत में एंट्री कर गए थे। तो और ऊपर से पाकिस्तान से लोग विस्थापित आ रहे थे, लगातार आ रहे थे। तो इस वजह से हमारे यहाँ जनसंख्या उस समय एकदम उच्च रही है, बहुत ज़्यादा उच्च यहाँ पर जनसंख्या देखी गई है। तो यहाँ पर अगला पॉइंट इसमें नोट कर लेना, पांचवें का थर्ड सब पॉइंट करके, कि इन सब के अतिरिक्त तिब्बतियों, बांग्लादेशियों, नेपालियों को देश में लाने वाले बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और यहाँ तक के पाकिस्तान से आने वाले लोगों ने भी उच्च वृद्धि दर में योगदान दिया। ये आप लिख लेना। छठा पॉइंट है और फेस चौथा है आपका 1981 से लेकर अब तक।
यहाँ बताया गया कि भाई 1981 के पश्चात वर्तमान तक देश की जनसंख्या की वृद्धि दर ऊंची बनी रही, लेकिन ये मंद मंद घटने लगी। घटने इसलिए लगी क्योंकि हमने जो विवाह की उम्र वगैरह थी वो निर्धारित कर दी, बाल विवाह रोके, इसके अलावा तमाम हमने स्वास्थ्य के लिए लोगों को जागरूक किया, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि के प्रति हमने चेताया। तो ऐसे करके यहाँ पर जनसंख्या जो है आपकी देख रहे होंगे वो मंद मंद कम होने लगी, यानी जो वृद्धि दर पहले थी उस तरह से वृद्धि दर नहीं है। आप जानते होंगे पहले के समय में, आप जानते होंगे एक व्यक्ति के 11-11 12 बच्चे होते थे, उतना नहीं है अब। यानी अब अगर हम फैमिली वाइज अगर देख लें तो अब मुश्किल से 2 या 3 का ही औसत आएगा। पहले अमूमन आप जानते होंगे कि एक परिवार में 11-11 10-10 12 बच्चे होते थे। और आप अपने, अगर यकीन ना हो तो अपने जो बाबा दादी हैं इन सबको ये टाइम का देख लीजिए आप, यानी ये 5-5 6-6 भाई से कम तो नहीं मिलेंगे किसी भी घर में, ये आप देख लेना आप। तो यहाँ पर इसी में सब पॉइंट लिख लेना कि देश में विवाह के समय औसत आयु में वृद्धि, जीवन की गुणवत्ता विशेष रूप से स्त्री शिक्षा में सुधार से प्रभावित हुई, ये आप लिख लेना इसी में सब पॉइंट, रीजन ये रहा। तो ऐसे करके ये चारों फेस हैं, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये चारों फेस यहाँ पर भी दिए गए हैं और मैंने इसलिए लिखवाए हैं क्योंकि आपको ये जिक्र करना पड़ेगा। आप जब मेंस आंसर राइटिंग करेंगे तो वहाँ पर आपको जिक्र करना पड़ेगा कि किन किन प्रावस्थाओं में हमारे यहाँ क्या क्या जनसंख्या में वृद्धि देखी गई है, तो वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। कमी आई है तो क्यों आई है, वृद्धि हुई है तो क्यों वृद्धि हुई है, ये रीजन आपको वहाँ पे वैलिड रीजन देना पड़ेगा। और आप अगर क्वेश्चन उठा के देखेंगे आप मेंस के तो वहाँ पर ये प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिखवाया है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर वही बताया गया, भाई विश्व विकास रिपोर्ट ने ये कहा है कि 2025 तक 135 करोड़ जनसंख्या होगी, ये है वो है, ये तो आप जानते ही हैं। 135 करोड़ तो आज ही हो गई, आज की डेट में अगर देखा जाए तो आज की डेट में ही है। तो ये सब चीज़ें छोड़िए, ये तो अनुमान है, आगे क्या होता है वो आप सबके सामने है। लेकिन हाँ, ये बात तो हम सब लोग जानते हैं कि जनसंख्या वृद्धि दर कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा घातक है, क्योंकि इससे एकदम जो है हमारे संसाधनों पर बहुत ज़्यादा जो दबाव पड़ रहा है और आप देख रहे हैं बेरोजगारी जैसी समस्याएं निरंतर बढ़ती चली जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं इसे कंट्रोल करना, काबू करना हमारे लिए नितांत आवश्यक है। अब देखिए यहाँ पर अगली हेडिंग आपकी जो है जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय भिन्नताएं। यहाँ पर बताया गया है कि भाई जनसंख्या वृद्धि में जो है हमारे यहाँ क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं। अगर हम दक्षिण वाले राज्यों की बात करें तो आपको पता है दक्षिण वाले राज्यों की जनसंख्या वृद्धि दर कम है। वहीं आपके उत्तर भारत के राज्यों की बात करें तो यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ज़्यादा है। ये बात आप पढ़ भी चुके हैं, पॉलिटी में उन्हें बताई भी थी कि भाई जब जो सांसद की सीटों का जो विभाजन जो करना था, ठीक है, उसमें सांसद की सीटों में जो वोट बैंक निकाला जाता है उसका विभाजन करना था, तो उनके लिए फिर पुरानी जनगणना का आंकड़ा रखा गया, 1971 को आधार वर्ष माना गया उसमें। तो मानने का रीजन यही था कि भाई दक्षिण भारत वालों ने विरोध किया, भाई हमारी जनसंख्या इतनी है नहीं, इनका वोट वैल्यू तो बहुत ज़्यादा हो गया, उत्तर भारत वालों का इनकी जनसंख्या ज़्यादा है, हमारे यहाँ तो कम है। तो पुरानी जनसंख्या ली गई कि 1971 के समय में जनसंख्या लगभग बराबर थी उत्तर भारत की दक्षिण भारत की। तो ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। तो वही बताया गया है यहाँ पर कि भाई यहाँ पर भी आपका जो राज्य है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पुदुचेरी, गोवा जैसे राज्यों में निम्न वृद्धि दर पाई जाती है। इन दशक में मात्र 20% से अधिक नहीं हो पाई है, ठीक है। वहीं केरल जो रहा है कि बहुत निम्नतम वृद्धि रही है, इसमें केरल की मत लिखना है या इतना डीपली मत लिखना है, बस मेन पॉइंट चुनिंदा पॉइंट लिख लीजिए, सब पॉइंट यहाँ पे लिख लेना। वहीं अगर देश के उत्तर पश्चिमी राज्यों की बात करें, उत्तर पश्चिमी राज्य आप जानते हैं, यानी कि यथा आप राजस्थान के ऊपर पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ आपका, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तरी राज्य आपके जो है उत्तर मध्य भाग है आपका जो है, ठीक है। तो यहाँ पर पश्चिम से पूर्व राज्यों की अगर घाटी देखें तो यहाँ पर दक्षिणी राज्यों की अपेक्षा इनमें उच्च वृद्धि दर पाई गई है। उच्च वृद्धि दर यानी कि लगभग 20 से 25% रही है, यहाँ पर लिख लेना आप, ठीक है। उच्च वृद्धि दर 20 से 25% रही है, ये कर लेना, ठीक है। तो आप जानते हैं कंपेयर करेंगे तो भाई आप देखेंगे उत्तर भारत की वृद्धि दर ज़्यादा रही है और वहाँ पर दक्षिण भारत में बहुत कम रही है, 20% से भी कम रही है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है अगला पॉइंट जो आया है यहाँ पर कि जो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं इनकी स्थिति बताई गई, केंद्र शासित प्रदेशों में क्या हुआ है। तो केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो 2001-11 के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछला जो दशक रहा है 1991-2001, इसकी तुलना में जनसंख्या वृद्धि दर धीमी रही है। जनसंख्या के ग्रो करने की, आगे बढ़ने की, जनसंख्या जो जन्म लेने वाले जो बच्चे हैं तो उनकी वृद्धि दर इतनी ज़्यादा तीव्र नहीं रही है, कम रही है, ये बताया गया है, ठीक है। ये आप सेकेंड पॉइंट आप लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। अब वहीं बताया गया है यहाँ पर कि आपके कुछ राज्य हैं यहाँ पर, जैसे 6 सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, इनमें भी कम रही है। इसके अलावा कुछ और राज्य बताए गए हैं जिसमें सबसे ज़्यादा कम गिरावट देखने को मिली है। उन राज्यों का जिक्र मैं यहाँ पे करवा देता हूँ। यहाँ पर थर्ड आपका अगला सब पॉइंट में आंध्र प्रदेश में सबसे कम देखने को मिली है गिरावट हमें, यानी कि आंध्र प्रदेश में इस दशक में 1991 से लेकर सन 2000 और 2001 से सन 2011 के दशक में आंध्र प्रदेश में सबसे कम गिरावट हुई है। वहीं महाराष्ट्र में सर्वाधिक गिरावट हमें देखने को मिली है जनसंख्या वृद्धि दर में,
ठीक है, तो ये पॉइंट इसमें नोट कर लेना, थर्ड का सब पॉइंट करके। आगे बढ़ते हैं यहां पर। अब देखिए यहां पर ये बात आपके सामने हो गई। अगली बात यहां पे करते हैं भारत में युवा की, यानी कि हमारे जो युवा हैं, हम कह सकते हैं कि देश का भविष्य इनके कंधों पर टिका हुआ है, तो हमारे युवाओं की हम बात करते हैं। देखिए हमारे युवा जो हैं, अभी जो वीडियो देख रहे हैं वो सब युवा ही हैं, तो उन युवाओं की संख्या हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। देखते हैं कितनी संख्या है। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट आप में यही बताया गया है कि भाई भारत में किशोरों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। भारत में किशोरों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है, किशोरों में अर्थात यानी कि मेल और फीमेल दोनों की, ठीक है। किशोर का मतलब ये मत लगा लेना कि लड़के लड़के नहीं, किशोर दोनों, ठीक है, मेल फीमेल दोनों। भारत में किशोरों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। वर्तमान में अगर देखें हम तो बताया गया है कि वर्तमान में किशोरों अर्थात 10 से 19 वर्ष, देखिए यहाँ पर आपको फिर से बता रहा हूँ, किशोर के लिए वैसे तो आप कहीं देखेंगे 12 से 19 वर्ष माना गया है, कहीं 10 से 19 माना गया है, लेकिन हमारे भारत सरकार ने जो है यहाँ पे 10 से लेकर 29 साल तक वालों को युवा में रखा गया है। अभी एक योजना में रखा है युवा में, वो अभी आप लिखवा दूंगा, अभी आप यहाँ पे नोट मत करना, बता दे रहा हूँ केवल। वैसे आप मानक रूप से देखेंगे तो मानक वर्ष से किशोर 12 से 19 साल वाले बच्चे को माना जाता है, मानक रूप से अगर आप देखेंगे तो। साइकोलॉजिकली अगर आप देखेंगे, जो लोग साइकोलॉजी का अध्ययन कर चुके हैं उन्हें मालूम होगा कि 12 से 19 साल की जो एज होती है वो यहाँ पर युवा की मानी, किशोर की मानी जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने 10 से 19 मानी है, तो इसका आयु वर्ग का जो है 20.9% जो है वो ये बताया है कि वर्तमान में किशोरों की जो संख्या कितनी है, पूरी जनसंख्या का लगभग 20.9% है। इसमें से भी 52.7% किशोर यानी कि जो है पुरुष हैं, यहाँ पर पुरुष किशोर हैं, और 47.3% किशोरियाँ यहाँ पे सम्मिलित हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारी 100% जनसंख्या में से 100% में से यहाँ पर 20.9% जो है आपकी किसकी जनसंख्या है, यानी किशोरों की जनसंख्या है, ठीक है। किशोरों में 52.7% जो है मेल है और 47.3% जो है यहाँ पर फीमेल है। अब देखिए ये सभी बात जानते हैं कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा तबका है किशोरों का है, युवा जनसंख्या, यानी हम कह सकते हैं ये किशोर से मतलब युवा जनसंख्या हम बोल सकते हैं इसे, इसका है। ऑब्वियस सी बात है, आप सभी ये लोग जानते होंगे, इस जनसंख्या, इस बड़े तबके को अगर अच्छी शिक्षा दे दें, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दे दें, तो वास्तव में यही जनसंख्या देश को बहुत आगे ले जा सकती है, क्योंकि ये कार्यशील जनसंख्या, बहुत एक्टिव जनसंख्या है, एकदम जोश कह सकते हैं इनमें, एकदम जोश भरा हुआ है, एनर्जी भरी हुई है, कूट के एनर्जी भरी हुई है। लेकिन वही बात है कि भाई इन्हें अगर हम बेहतर मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, बेहतर यहाँ पर अवसर नहीं मिल पाते हैं, तो यकीन मानिए ये हमारे लिए एकदम बहुत बड़ा जो है एक दुखदायी कष्ट भी बन सकता है। उसके बारे में बताया गया है कि हमारे समाज में कुछ किशोरों के समक्ष कैसी चुनौतियां हैं हमारे समाज में किशोर जनसंख्या के प्रति लेकर, तो उन चुनौतियों के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि भाई ये तो या तो ये बहुत, अगर इसे समुचित ढंग से मार्गदर्शन दे दें, दिशा निर्देश कर दें, तो ये बहुत काफ़ी सुविधा बन जाएगी, और अगर ये नहीं दे पा रहे हैं तो वाकई में हमारे लिए, समाज के लिए चुनौतियाँ भी पैदा कर देंगे किशोर। जैसे निम्न आयु निरक्षरता जो है, यहाँ पर निरक्षरता है किशोरों में अगर हम प्रॉपर नहीं दे पाए। स्त्री निरक्षरता यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो हायर एजुकेशन तक जाते जाते स्त्रियों की संख्या बहुत कम हो जाती है। इस बारे में हमने इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र में चर्चा भी कर ली है कि हमारे यहाँ जो एनरोलमेंट रेट है, नामांकन दर है, वो उच्च कक्षाओं तक जाते जाते बहुत कम हो जाती है किशोरियों की, ठीक है। यानी 100 में से उच्च कक्षा तक पहुँचते पहुँचते 15 ही रह जाती हैं अनुमानतः, ठीक है। इतनी ज़्यादा हमारे कम एनरोलमेंट दर है, यानी लोग ड्रॉप आउट कर देते हैं। इसके अलावा विद्यालय वृत्त छात्र यानी स्कूल ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा होता है। तमाम बच्चे जो है आर्थिक कारणों से, तमाम सामाजिक कारणों की वजह से स्कूल छोड़ देते हैं, ठीक है। इसके अलावा पोषकों की निम्न ग्राह्यता है, यानी पोषक वगैरह नहीं मिल पाते हैं, यानी कि जो इनका विकास जब होना चाहिए इनके शरीर का, उस समय इन्हें बेहतर पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। इसके अलावा जो बाल विवाह जो कर देते हैं, यानी कम उम्र में शादी कर दी, बच्चे वगैरह हो गए, तो किशोरी माता है उनमें बहुत ज़्यादा उच्च मातृ मृत्यु दर देखने को मिलती है। इसके अलावा ये जो बच्चे हैं इन्हें HIV एड्स वगैरह से संक्रमण की दरें इनमें उच्च पाई जाती हैं, क्योंकि इन्हें यौन जो शिक्षा है इसकी जानकारी प्रॉपर वे में होती नहीं है, तो इस वजह से इनमें ये सब चीज़ें दरें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। शारीरिक मानसिक अपंगता भी देखने को मिलती है। मनता, औषध दुरुपयोग यानी ड्रग्स वगैरह जो है इसमें भी संलिप्त पाए जाते हैं अगर बच्चे ने प्रॉपर वे में सोसाइटी बढ़िया ना मिले। मदिरा सेवन इन सबसे ग्रसित हो सकते हैं, अपराध वगैरह कर सकते हैं। तो ये बताया गया है कि भाई समाज के समक्ष ये लोग चुनौतियां भी हैं किशोरों को लेकर, यानी इन जो आपकी युवा जनसंख्या बोल सकते हैं, किशोर वाली जनसंख्या, इनको लेकर चुनौतियां यही हैं कि अगर मान लीजिए इन्हें एक बेटर एनवायरनमेंट नहीं मिल पाया, या फिर एक बेटर सोसाइटी नहीं मिल पाई, या फिर एक बेटर मार्गदर्शन नहीं मिल पाया, यानी कि कोई इन्हें अच्छे से मार्गदर्शित नहीं कर पाया, तो यकीन मानिए ये जो है एक विशाल हमारी जनसंख्या का तबका है, ये कुछ बुरे व्यसनों में भी फंस सकता है, कुछ बुरी आदतों से भी ग्रसित हो सकता है। जैसा कि मैं आप सभी से कहता हूँ,
और बार बार मैं कहता हूँ, देखिए आप लोग हमेशा जो युवा जनसंख्या है वो आप लोग पॉलिटिक्स से दूर रहा करिए। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखिए पॉलिटिक्स वाले तो आपको अपना फ्यूचर के रूप में देखते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, नहीं, पॉलिटिशियन तो आपको अपने फ्यूचर के रूप में देखते हैं। वो आपका फ्यूचर नहीं देख रहे हैं, वो आपको अपने फ्यूचर के रूप में देख रहे हैं, यानी आपसे आपको एक वोट बैंक के रूप में देख रहे हैं। उन्हें अपने फ्यूचर की टेंशन है, उन्हें आपके फ्यूचर की टेंशन नहीं है। तो पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं है इंटरेस्ट लीजिए, लेकिन मेन चीज़ फोकस अपने एजुकेशन पे कीजिए, अपनी जॉब पर कीजिए कि हमें करना क्या है, क्योंकि यही एज आपकी जो है जहाँ पर आप या तो कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं या फिर आप अपने आप को बिल्कुल बिगाड़ सकते हैं। तो मेरा कहना यही है कि आजकल मैं देखता हूँ हर जगह सोशल मीडिया वगैरह, हर जगह हर कोई आदमी नेता बन रहा है, ये तो इन सबसे दूर रहिए। आप अपना कैरियर देखिए, कैरियर मस्ट है, कैरियर पहले है। नेता वगैरह बनने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, ठीक है, तो कैरियर पहले है। कैरियर के लिए आपके पास कुछ चुनिंदा साल ही हैं। जैसे आपने देखा होगा जनरल कैटेगरी से जो है 21 से 32 साल तक है यूपीएससी, उसमें भी एज कम करने की बात चल रही है। तो मेन चीज़ है कैरियर में फोकस दीजिए, मेरा मानना यही है। तो यहाँ पर आपने ये सब चीज़ें देख ली इसमें। तो आपने ये किशोर जनसंख्या के बारे में बात भी कर ली है यहाँ पर सब पॉइंट में। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक सरकार ने नीति बनाई है, यहाँ पर अगला सब पॉइंट है, थर्ड का सेकंड सब पॉइंट, एक नीति आई है यहाँ पर, राष्ट्रीय युवा नीति। तो राष्ट्रीय युवा नीति सन 2014 में आई है। तो इसका जो है ये भारत के युवाओं के लिए समग्र दूरदर्शी प्रस्ताव रखती है ये नीति। और ये यहाँ पर बताया गया है कि इस नीति के तहत, यहाँ पर इसी में सब पॉइंट आप लिख लेना, ये सब पॉइंट कि राष्ट्रीय युवा नीति 2014, इसमें 15 से 29 वर्ष के जो आयु समूह के व्यक्ति हैं, सॉरी मैं उस पर गलती हो गई, वहाँ पे मैंने 10 से 29 बोल दिया, 15 से 29 वर्ष के बच्चों को यहाँ पे युवा बोला गया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो भूलवश त्रुटिवश मैंने जो है 10 से 29 बोल दिया है, ये 15 से 29 है, ठीक है। थोड़ा जो है याद नहीं रहा जल्दबाजी में, तो यहाँ पर आप सही कर लेना ये कि 15 से 29 वर्ष के आयु समूह के व्यक्ति को यहाँ पर युवा के रूप में परिभाषित करती है। ये बात आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि युवा कहाँ पे वर्गीकृत किया है, युवा शब्द जो है भारत सरकार ने युवा शब्द के रूप में आयु समूह को कहाँ पे परिभाषित किया है, वो किया है राष्ट्रीय युवा नीति में, ठीक है। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में आई है, भारत सरकार लेकर आई है, उसमें युवाओं की एज 15 से 29 वर्ष इसी में डिफाइन की गई है। अब इसी में 20 सब पॉइंट करके आप लिख लेना, इसी में 20 सब पॉइंट करके आप लिखेंगे कि इस नीति का उद्देश्य देश के युवाओं को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाना और उनके द्वारा भारत को राष्ट्रों के समूह में अपना उचित स्थान प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। राष्ट्रों का समूह मतलब आप जान रहे हैं पूरे विश्व भर में ये एक, यानी हमारे भारत के युवा इतने ज़्यादा तरक्की कर पाएं कि विश्व भर में एक नया यहाँ पर भारत का एक कीर्तिमान स्थापित कर दें। तो ऐसी बात यहाँ पे उद्देश्य में बोली गई है। तो आप इसमें सेकंड सब पॉइंट का ए सब पॉइंट और बी सब पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। इसके अलावा एक और योजना लाई गई है इन बच्चों के संदर्भ में, जो जिसके बारे में आप जानते होंगे, प्रधानमंत्री कौशल विकास वाली वो वाली, ठीक है। वो भी इसका लक्ष्य यही है कि हमारे जो युवा हैं उन्हें कौशल वगैरह देकर रोजगार वगैरह के साधन है उनमें तरक्की करना, रोजगार वगैरह के साधन में आराम से संलिप्त हो पाए बच्चे वो। तो यहाँ भी बताया गया है कि भारत सरकार ने 2015 में कौशल विकास और उद्यमता के लिए नीति बनाई है। इसका उद्देश्य जो है देश भर में हो रही कौशल से संबंधित गतिविधियों के लिए एक रूपरेखा यानी प्रदान करना और इन सभी गतिविधियों को एक मानक के साथ बांधना। मानक का मतलब एक स्टैंडर्ड के साथ, यानी कि यहाँ पर एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम होता है, इसके जरिए आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाता है और आप एकदम पक्के हो जाते हैं कि हाँ भाई आपने ये यहाँ पे ट्रेनिंग ली है, ठीक है। यानी मान लेते हैं आपको अगर कोई मैकेनिक का काम सीखना है, यानी कोई मैकेनिक का काम सीखना है, इसके लिए एक साधन तो ये हो सकता है किसी मैकेनिक के पास बैठ जाइए, 3-4 महीने में परिपक्व हो जाएंगे। लेकिन उस मैकेनिक के पास परिपक्व होने से आपको केवल आपकी जो मैकेनिक है वो केवल वो मैकेनिक ही जानेगा, यहाँ पे 2-4 लोग जो आपके संपर्क में वही जानेंगे आप मैकेनिक को। लेकिन भारत सरकार जो कौशल विकास करवा रही है इसके जरिए क्या करेगी, एक सर्टिफिकेट देगी कि हाँ भाई आपने प्रॉपर में ट्रेनिंग ली है। इस ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट के जरिए आप जो तमाम उपक्रम है प्राइवेट सेक्टर्स वगैरह के, वहाँ पर जाकर सर्टिफिकेट दिखाएंगे और आपको यथा ही ऐसे ही वो लोग ले लेंगे, क्योंकि मालूम आप ट्रेनिंग करके आए हैं, आपके पास गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है। तो इसका फायदा ये है यहाँ पर कौशल विकास उद्यमता नीति का, ठीक है। तो आपने थर्ड सब पॉइंट यहाँ पर नोट कर लिया होगा, ठीक है। थर्ड सब पॉइंट नहीं, इसे चौथा पॉइंट बना देना, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है मेरी, इसे चौथा पॉइंट बना देना। तो ऐसे करके आपके सामने ये पूरा हो गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, जनसंख्या का संगठन। भाई जनसंख्या का संगठन कैसे कैसे है वो हम देखेंगे, अगली हेडिंग आपकी यही है। देखिए जनसंख्या के संगठन की बात करें तो इसके अंतर्गत हम आयु, लिंग का विश्लेषण, निवास का स्थान, मानव जाति लक्षण, जनजातियां, भाषा, धर्म, वैवाहिक स्थिति, साक्षरता, शिक्षा, व्यावसायिक विशेषताएं आदि, इन सभी का अध्ययन इसमें किया जाता है। ये आप यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। यानी इसके अंतर्गत जनसंख्या संगठन में इन सब का अध्ययन हम करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को लिया गया है, जैसे यहाँ पर सबसे पहले पहलू लिया गया है निवास के संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय संगठन लिया गया है। तो आप जनसंख्या संगठन में आपकी पहली सब हेडिंग आपकी पड़ेगी ग्रामीण नगरीय संगठन।
देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि भाई ग्रामीण और नगरीय संगठन जो है ये आर्थिक और सामाजिक विशेषताओं का एक महत्वपूर्ण सूचक है। यानी आप लोग जानते होंगे कि जिसके पास आर्थिक साधन अच्छे हैं, सामाजिक स्टेटस बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो लोग क्या चाहते हैं कि भाई अच्छे शहरों में बसें जहाँ पर रोजगार के साधन ज़्यादा हों, बहुत ज़्यादा फैसिलिटी हों। और जिसके पास आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं है व्यक्ति या कम सुदृढ़ है, तो वो यही सोचता है कि भाई हम गाँव में हैं, ऐसे ही बने रहें। तो ये चीज़ें यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई जो है ये स्टेटस सिंबल बन गया है आज की डेट में, आर्थिक और नगरीय संगठन का स्टेटस सिंबल जो बन गया है ये वाला, ठीक है, बसाओ। तो यहाँ पर आप इसमें पहला पॉइंट नोट करेंगे इसी में कि यह अपने अपने निवास के स्थानों के अनुसार जनसंख्या का संगठन, सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं का एक महत्वपूर्ण सूचक है। ये लिख लेना आप। सेकंड पॉइंट यहाँ नोट करेंगे, देखिए सन 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का 68.8% भाग गांव में रहता है। सेकंड पॉइंट लिख लेना कि देश की सन 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का 68.8% भाग जो है वो आपका गांव में रहता है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा तबका गांव में रह रहा है। इसके अलावा बताया गया है इसी में सेकंड का पहला सा पॉइंट कि भाई 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत में 6,40,867 गांव हैं। इनमें से 5,97,608 गांव आबाद हैं, यानी बसे हुए हैं। इन लगभग 93.2% गाँव आज बसे हुए हैं और लगभग जो है 7% से कम गांव जो है वो खाली हैं। खाली होने का मतलब ये है कि मैंने बताया था कि ऐसे गांव हैं जैसे बॉर्डर किनारे वाले गांव हैं, अशांति असुरक्षा वाली भावना वाले गांव में लोग पलायन कर जाते हैं, रोजगार के लिए लोग पलायन कर रहे हैं, तो तमाम गांव खाली हो जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ सामाजिक विभेद हैं, जैसे आप जानते हैं कास्ट सिस्टम वगैरह है, ठीक है, अत्याचार, यानी कि जो आप देख रहे हैं अत्याचार वगैरह है, दलितों के साथ वंचितों के साथ अत्याचार वगैरह है, इसकी वजह से लोग पलायन करते हैं। तो ये कुछ रीजन है, इसकी वजह से आप देख रहे होंगे कि 7% जो है गाँव ऐसे हैं खाली हो चुके हैं। वो बताया गया है कि इसका रीजन क्या है, इसका रीजन यही है, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड का पहला सब पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि भाई ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कौन से राज्यों में सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर बात करें बिहार और सिक्किम जैसे राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बहुत अधिक है। बिहार और सिक्किम जैसे राज्यों में जो है यहाँ पे बताया गया है ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बहुत अधिक है। थर्ड सब पॉइंट यहाँ नोट कर लेना सेकंड की। देखिए यहाँ पर आपका जो है गोवा और महाराष्ट्र राज्यों की कुल जनसंख्या का आधे से कुछ अधिक भाग जो है वो गांव में बसता है। यानी गोवा और महाराष्ट्र ऐसे राज्य हैं जहाँ पे आधे से ज़्यादा 50% से ज़्यादा जनसंख्या जो इनकी है इन राज्यों की वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, ये बताया गया है यहाँ पर। तो सेकंड का थर्ड सब पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बताया गया है यहाँ पर कि भाई कुछ ऐसे हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या देखने को हमें मिलती है। उसके अलावा कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या बहुत लघु अनुपात में, दिल्ली में ना के बराबर, चंडीगढ़ में ना के बराबर। यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या कहाँ से आ जाएगी, पूरा नगरीकृत क्षेत्र है। तो यहाँ पे बताया गया है कि भाई दादरा और नगर हवेली जो है यहाँ पर 53.38% लोग जो है वो ग्रामीण हैं और बाद बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश में अगर देखें तो यहाँ पर लघु अनुपात ही ग्रामीण जनसंख्या का है। नहीं, बाद बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं यहाँ पर बहुत कम मात्रा में लोग जो हैं यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में हैं। जैसे अगर आप देखना चाहें पुडुचेरी का देख लें, दिल्ली का देख लें, ठीक है, चंडीगढ़ का देख लें, तो यहाँ पे बहुत कम मात्रा में लोग जो हैं जो ग्रामीण है ही नहीं, ना के बराबर हैं यहाँ पे, तो ठीक है। वहीं दादरा और नगर हवेली में केवल 53.38% जो है लोग वो आज भी ग्रामीण हैं, ये बताया गया है यहाँ पर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर जम्मू कश्मीर ऐड नहीं होगा इसमें। चौथा सब पॉइंट है, सॉरी ये चौथा सब पॉइंट है, क्योंकि ये नए आंकड़े आने के बाद ऐड होगा, ठीक है। यहाँ पे ऐड नहीं होगा, जिसके माइंड में बार बार ये चीज़ कौन रही होगी जम्मू कश्मीर का क्या हुआ। जम्मू कश्मीर की टेंशन आपको नहीं लेनी है अभी, क्योंकि जब तक आंकड़े अपडेट नहीं होंगे तब तक आपको बिल्कुल टेंशन नहीं करनी है। तो चौथा सब पॉइंट नोट कर लिया होगा आपने। अब देखिए यहाँ पर कुछ और अंतर बताए गए हैं, और अंतर ये बताए गए हैं कि हमारे यहाँ ग्रामीण स्तर पर इतना ज़्यादा अंतर है कि भाई जो हमारे ऊपर वाले कुछ इलाके हैं, ये आपका पाँचवा सब पॉइंट बनेगा। पाँचवा सब पॉइंट कि यहाँ बताया गया है कि गाँव का आकार उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी राज्यों, पश्चिमी राजस्थान और कच्छ के रण में यह 200 व्यक्तियों से कम है। यानी कि जो आपके उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी राज्य हैं, ठीक है, तो उनमें गांव, पश्चिमी राजस्थान के गांव देखें, कच्छ के रण के जो गांव हैं, तो यहाँ पर 200 व्यक्तियों से कम लोग रह रहे हैं। वहीं केरल और महाराष्ट्र के कुछ भागों में जो गांव ग्रामीण जनसंख्या है, एक एक गाँव 17-17 हज़ार व्यक्ति तक पाए जा रहे हैं, ये बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोट कर लेना पाँचवा सब पॉइंट। तो आपने देख लिया कि भाई इसमें ग्रामीण जनसंख्या के लिए बहुत सारे कारक महत्वपूर्ण हैं, अंतर्राज्य ये सब कारक यानी प्रवास भी बहुत महत्वपूर्ण है, लोग आते जाते हैं, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपने ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत देख लिया, ग्रामीण जनसंख्या कैसे फैली हुई है वो भी देख लिया आपने। अब बात करते हैं भारत में नगरीय जनसंख्या, यानी शहरों में रहने वाली जनसंख्या।
तो भारत में नगरीय जनसंख्या का अनुपात देखा जाए तो 31.16%, ये काफ़ी निम्न है। लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे पिछले कुछ सालों में 20-25 सालों में इसकी संख्या जो है लगातार इस अनुपात की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि रोजगार के साधन गाँव में है नहीं, तो ऐसे में लोग लगातार शहरों की ओर प्रवास कर रहे हैं और ग्रामीण जनसंख्या से की तुलना में शहरी जनसंख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो थर्ड पॉइंट आपने नोट कर लिया है। यहाँ पर आप सब पॉइंट लिख लेना। पहला सब पॉइंट कि नगरीय जनसंख्या के वितरण में भी देश भर में भिन्नताएं पाई जाती हैं। नगरीय जनसंख्या का वितरण भी है जो ये भी भिन्न भिन्न है, हर जगह एक जैसा नहीं है। कुछ नगर जो है बहुत ज़्यादा औद्योगिकृत होने की वजह से वहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, कुछ नगर जो है औद्योगिकृत हो गए लेकिन जनसंख्या कम है, तो एक जैसा वितरण नहीं है। देखिए अगर बात करें नगरीय जनसंख्या की तो यहाँ बताया गया है ये जो जनसंख्या नगरी वाला पहलू है ये सामाजिक आर्थिक दशाओं के संदर्भ में नगरीय क्षेत्रों के विकास और ग्रामीण नगरीय प्रवास की बढ़ी हुई दर दोनों को इंगित करता है। यानी कि जो नगरीकरण वाला पहलू है ये वास्तव में आपकी नगर के संदर्भ में सामाजिक आर्थिक दशाएं दिखा रहा है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों से जो प्रवास हो रहा है इसको भी यहाँ पे दर्शाता है। ये यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ों के बारे में बताया गया कि जैसे उत्तर भारत के मैदान में कुछ जो मुख्य सड़कें थी, मिलान बिंदु थे, रेल मार्ग जैसे कोलकाता हुआ, मुंबई, बेंगलुरु, मैसूर, मदुरै, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, कानपुर, लुधियाना, जालंधर, तो यहाँ पर ग्रामीण नगरीय प्रवास सुस्पष्ट है। वहीं कुछ कृषि वाले क्षेत्र हैं जैसे गंगा के निम्न मैदान हैं, तेलंगाना के असिंचित राज्य हैं, पश्चिमी राजस्थान के कुछ राज्य हैं, तो इनमें यहाँ पर आज भी जनसंख्या का नगरीकरण नहीं हो पाया है, ये बताया गया है यहाँ पर। ये बात आप ऑलरेडी जानते भी हैं। तो आपने यहाँ पर थर्ड के दोनों सब पॉइंट यहाँ पे नोट कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो आपने अभी तक आपने ग्रामीण नगरीय संगठन देख लिया। अब अगला संगठन जो है आपका जो है यहाँ पर सेकंड हेडिंग आपकी जो है वो है भाषाई संगठन। यानी भाषाई आधार पर हमारे यहाँ कितने लोग यहाँ पर निवास करते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ सबसे पहले एक व्यक्ति थे अंग्रेजों के टाइम ग्रियर्सन, तो इनके अनुसार क्या है हमारे देश में उस समय सर्वेक्षण हुआ था 1903 से 28 के बीच में। उस समय देश में 179 भाषा नहीं सॉरी 179 ठीक है 179 भाषाएं और 544 के लगभग बोलियां थी। देखिए फिर से बता दे रहा हूँ भाषा और बोली में अंतर क्या होता है। भाषा एक वह चीज़ है जिसकी सुस्पष्ट लिपि होती है, ठीक है, अपनी लिपि अपने अक्षर वगैरह होते हैं। लेकिन बोली एक ऐसी चीज़ है क्षेत्रीयवार होती है। बोली में जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं लयबद्ध भिन्नता भी पाई जाती है। जैसे आप देखेंगे अलग अलग क्षेत्रों की बोलियाँ अलग अलग हैं। हरियाणा में हरियाणवी आ जाती है, ठीक है, ब्रज क्षेत्र वाली बोली आ जाती है, अवधी आ जाती है, बुंदेलखंडी आ जाती है, ठीक है। और अगर हम थोड़ा उधर बढ़ जाएं आपके जो बिहार साइड में भोजपुरी वगैरह बोली जाती है, मैथिली वगैरह बोली जाती है। तो ये जो है यहाँ पर आप देखेंगे ये बोलियाँ हैं, भाषाएं नहीं है, ये बोलियाँ हैं। ये यानी कि भोजपुरी वगैरह क्या है, एक बोली है, भोजपुरी भाषा नहीं है, एक बोली है भोजपुरी, ठीक है। तो और सॉरी मैथिली एक भाषा है, मैथिली तो भाषा है वो, ठीक है। तो आपने पहला पॉइंट यहाँ पर नोट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि आधुनिक भारत में जो 8वीं अनुसूची हमारी संविधान की है वहाँ पर 22 भाषाएं अनुसूचित हैं और अनेक यहाँ पर भाषाएं गैर अनुसूचित हैं, यानी कि जो कि अभी अनुसूची में नहीं रखी गई हैं। अनुसूचित भाषाओं की अगर बात कर लें यहाँ पर सेकंड पॉइंट, देखिए ये सेकंड पॉइंट ये वाला बना देना सेकंड पॉइंट। और अनुसूचित भाषाओं की बात करें यहाँ पे सेकंड का सब पॉइंट, तो यहाँ पर हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है और वहीं सबसे कम प्रतिशत जो है जो अनुसूचित भाषाओं में जो 8वीं सूची में रखी गई है हमारी, तो वो संस्कृत, बोडो और मणिपुरी भाषा बोलने वालों का है, ठीक है। तो ये सबसे कम बोली जाती हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार आंकड़े हैं। अब देखिए यहाँ पर एक थर्ड सब पॉइंट और है, उसे मैं ऐड कर पाऊंगा, वो है यहाँ पर ये वाला पॉइंट। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई देश में भाषाई प्रदेशों की सीमाएं सुनिश्चित और स्पष्ट नहीं है। ये लाइन जो है इंपॉर्टेंट है। ये लाइन इंपॉर्टेंट क्यों है मेरी नज़रों में, अगर आप यूपीएससी एग्जाम में जाएंगे तो आपको ऐसी बहुत सारी लाइनें देखने को मिल जाती हैं जिनमें देख के लगता है कि नहीं ये लाइन सही होगी, ये लाइन मान लीजिए यूपीएससी के क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि देश में भाषाई प्रदेशों की सीमाएं सुनिश्चित और स्पष्ट हैं, आपको लगेगा बिल्कुल सही है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली थोड़ा सोचें तो आप यहाँ पर ये देखते हैं कि जो जो राज्यों के बॉर्डर बने हुए हैं उनमें ऐसा तो है नहीं कि भाई लोग बॉर्डर के अकॉर्डिंग भाषा बोलेंगे, कि यानी इधर वाले भाषा हिंदी बोलेंगे, उधर वाले जो है कुछ और भाषा बोलेंगे, ऐसा तो है नहीं। यानी कि हमारे जितने राज्य आवागमन होता रहता है लगातार। अगर आप पूर्वोत्तर में जाएँ, आपके सॉरी पूर्वोत्तर छोड़ रहा हूँ मैं, यानी पूर्वी यूपी में जाएँ, तो पूर्वी यूपी में अगर आप जाएँ, पूर्वी यूपी के जो बस्ती साइड है आप देखें तो वहाँ के जो जिले हैं वहाँ पर पूरा भोजपुरी टच देखने को मिलेगा। यानी कि वहाँ पर जो भाषा उनकी बोली है एकदम भोजपुरी वाली है, ठीक है, भोजपुरी भाषा बोलते हैं, ठीक है। जबकि अगर क्षेत्रवाद देखें, क्षेत्रवाद तो भोजपुरी वहाँ पर नहीं आती है, लेकिन वही है कि इनकी कोई सीमा स्पष्ट नहीं होती है भाषाई प्रदेशों की कि पर्टिकुलर एक क्षेत्र के लोग यही बोलेंगे। यानी कि जो हमारा इंटरेक्शन होता है, जैसे आप देखेंगे तो जितने सीमावर्ती वाले राज्य होते हैं वहाँ पर लगभग जो रहने वाले लोग हैं वो यानी मान लेते हैं एमपी वाले राजस्थान की भाषा भी बोल लेते हैं और राजस्थान वाले एमपी की भाषा भी बोल लेते हैं उस क्षेत्र की, तो ये मिक्सअप पाया जाता है यहाँ पर। तो स्पष्ट सीमाएं नहीं है। नहीं, भाषा के संदर्भ में हम ये नहीं कह सकते हैं कि इनकी स्पष्ट सीमाएं, बॉर्डर बना दिया, इस बॉर्डर के उधर बंगाली बोलने वाले, इधर उड़ीसा बोलने वाले, ऐसा नहीं है।
बंगाली उड़ीसा वाले बॉर्डर पर भी, जो बॉर्डर वाले जो इलाके हैं वहाँ पर लोग दोनों भाषाएं जानते हैं, बंगाली भी जानते हैं और उड़ीसा भी जानते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं, मेरे से मैंने चैनल पर कुछ स्टूडेंट भी हैं जो मेरी नज़र में है, जो जिन्हें दोनों भाषाएं आती हैं, कहते हैं सर हमें वो भी आती है, ये वाली भी आती है। ठीक है, तो इनकी सीमाएं स्पष्ट नहीं है, ये आप ध्यान रखना, इसलिए मैंने लिखवाया भी है। खास करके ऐसी स्टेटमेंट जो होते हैं यूपीएससी में, यही आपको जो है भटका देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी में ही सब हेडिंग आपकी है भाषाई वर्गीकरण। भाषाई वर्गीकरण हमने जो है भारत में 4 परिवारों की भाषाएं वर्गीकृत किया है, यानी प्रमुख भारतीय भाषाओं बोलने वाली भाषाएं हैं 4 भाषा परिवारों से ये जुड़ी हुई हैं। इनके कुछ उप परिवार हैं, शाखाएं हैं, वर्ग हैं। अब देखिए ये टेबल आपको बनानी पड़ेगी भाषाई वर्गीकरण की कि कौन कौन सी भाषाएं हैं हमारे यहाँ। देखिए हमारे यहाँ ऑस्ट्रिक यानी निषाद भाषा, ये इसके 2 परिवार बताए गए हैं। एक तो ऑस्ट्रो एशियाई परिवार है, ऑस्ट्रो एशियाई में शाखा वर्ग है यहाँ पे मान खमेर, ये कहाँ बोली जाती है, मेघालय, निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, इसी में ही एक ऑस्ट्रो एशियाई में है मुंडा समूह है, मुंडा समूह की पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ऑस्ट्रोनेशियन जो समूह है यानी ऑस्ट्रिक निषाद का ऑस्ट्रोनेशियन है, ये भारत के बाहर बोला जाता है भाषा, इसका भाग क्षेत्र यानी बोलने वाले क्षेत्र अलग है, बाहर बोला जाता है। द्राविड़ के उप परिवार नहीं है, द्राविड़ की केवल शाखाएं हैं, दक्षिण द्राविड़, मध्य द्राविड़, उत्तर द्राविड़। दक्षिण द्राविड़ वाला क्षेत्र है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल वाला। मध्य द्राविड़ वाला यहाँ पर आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र वाला है। और उत्तर द्राविड़ वाला है आपका जो है वो है आपका बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश है। चीनी तिब्बती यानी किरात वाली भाषा है, 0.85% है। ये तिब्बती म्यांमारी यानी तिब्बती हिमालय, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम वाले रीजन में, उत्तरी असम वाला रीजन में, अरुणाचल प्रदेश वाली रीजन में बोली जाती है। ठीक है, सियामी चीनी वाली भाषा है, ये असम म्यांमार वाली रीजन में बोली जाती है। सियामी चीनी वाली भाषा, चीनी तिब्बती जो रीजन की भाषा है, ये असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय में बोली जाती है। ठीक है, सबसे बड़ा समूह हमारा किसका है, भारतीय यूरोपीय भाषाओं यानी आर्य भाषाएं जिन्हें बोलते हैं। तो इनमें एक इंडो आर्य वाली है यानी ईरानी इसे हम बोलते हैं, यानी फारसी, भारत से बाहर बोली जाती है। इसमें एक दर्दी आ जाती है, ये जम्मू कश्मीर रीजन में बोली जाती है आर्य भाषाओं में। भारतीय आर्य जो भाषा बोली जाती है ये जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, एमपी, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा में बोली जाती है। देखिए यहाँ से प्रश्न बनेगा तो आपको ये पूछा जाएगा कि भारत में जो हमारा भाषाई परिवार में सबसे बड़ा भाषाई परिवार कौन सा है, वो आपका भारतीय यूरोपीय है। ठीक है, उसके बाद फिर कौन सा है आपका द्राविड़ है। ठीक है, उसके बाद कौन सा है द्राविड़ भाषा वाला आ जाता है, फिर ऑस्ट्रिक वाला है, फिर चीनी। यानी कि कम से कम आपको ये तो पता रहे कि भाई ये राज्य कौन से हैं, यानी आपको एक्यूरेट क्षेत्र नहीं पता हो तो राज्य तो पता ही हो कि भाई ये भारतीय यूरोपीय आर्य वाला ये भाषा क्षेत्र कौन सा है, ये कौन कौन से राज्यों में है ये क्षेत्र, ऑस्ट्रिक वाला कौन कौन से राज्यों में है। ठीक है, द्राविड़ वाला कौन कौन से राज्यों में है, तो ये कम से कम आपको याद रखना है। ठीक है, ये चार्ट आप बना लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए आपने यहाँ पर 2 तरह के संगठन देख लिए, भाषाई संगठन भी देख लिया, भाषाई वर्गीकरण भी देख लिया। अब अगली हेडिंग आपकी जो है यहाँ पर, अगली हेडिंग आपकी जो है यहाँ पर, ये है यहाँ पर धार्मिक संगठन, यानी कि आपकी तीसरी हेडिंग यहाँ पर है धार्मिक संगठन। इसकी बात करते हैं। देखिए यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ लोग धर्म का पालन करने वाले बहुत ज़्यादा हैं। धर्म वास्तव में धर्म की क्या परिभाषा है क्या नहीं है, इसके बारे में बहुत लंबा तर्क वितर्क लोग देते हैं। वास्तव में कहा जाए एक दार्शनिक प्रश्न है ये मेरे क्षेत्र से बाहर है, क्योंकि मैं दार्शनिक नहीं हूँ। दार्शनिक का मतलब ये होता है चिंतन में डूबे रहते हैं लोग, धर्म क्या है, कैसे पोषित होता है। तो मैं दार्शनिक नहीं हूँ, नहीं ये फिलोसफी की क्लास है। तो आप जान लीजिए कि भाई एक आभासी उनका एक कल्चर है धर्म को लेकर हर किसी व्यक्ति का। यानी आपने देखा होगा कि फलाने धर्म से बिलोंग करते हैं तो फलाने धर्म वाले कुछ तिलक लगाएंगे, कुछ टोपी पहनेंगे, कुछ गले में जो है क्रॉस डालेंगे। तो अपने अपने एक आभासी उन्होंने मान लिया, कल्पना कर ली कि हम हमारे भगवान हमारे ये हैं, हमारे वो हैं। ठीक है, एक आभासी कल्पना है ये कहा जाए तो। इसमें भी किताब में भी साफ साफ लिखा है एक आभासी रूप है आपका, जो कि फैला हुआ है लोगों में कि लोग अपने अपने को जोड़ लेते हैं कि हम फलाने धर्म से हैं, फलाने धर्म से हैं। वास्तव में मेरे नज़रों में, और अगर आप खुद भी अगर सोचें तो सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म है, जो जिसे हम सबको निभाना चाहिए। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म ही है। ये जो जाति मजहब वाले धर्म है, ये सब धर्म जो है मेरी समझ से बाहर होते हैं। केवल धर्म जो है वो मानव धर्म है और वो उसका पालन जो है सभी व्यक्तियों को करना चाहिए। तो धार्मिक संगठन की बात कर लेते हैं यहाँ पर हम। तो यहाँ पर पहला पॉइंट लिख लेना थोड़ा सा इसमें कि धर्म सर्वाधिक भारतीयों के सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन को प्रभावित करने वाले प्रमुख बलों में से एक है। देखिए सांस्कृतिक रीजन तो होते ही है प्रभावित, इसके राजनीतिक जीवन आप जानते हैं कि लोग इसी के अकॉर्डिंग जो अपनी अपनी सरकारें बनाते गिराते, ये सब चीज़ें होती हैं, क्योंकि यह धर्म लोगों के परिवार और सामुदायिक जीवन के लगभग सभी पक्षों में आभासी रूप से व्याप्त होता है। आभासी का मतलब आप सब समझ रहे हैं कि भाई हम हिंदू हैं तो हम पूजा करेंगे, हम जो है मुस्लिम हैं तो हम यहाँ पर जो है जो आप नमाज पढ़ेंगे, नहीं सबका वही है। ठीक है,
तो अपना अपना धर्म है, तरीके अपने अपने हैं, लेकिन वही मैंने आपसे फिर से कहा, सबसे बड़ा धर्म मानवता का धर्म है और हम सबको उसी का पालन करना चाहिए। धर्म क्या है क्या नहीं है उससे मैटर नहीं करता है, सबसे मैटर ये करता है कि हमें मानव धर्म अपनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये पॉइंट नोट कर लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर ये टेबल है, इस टेबल को आपको बनाना पड़ेगा। धार्मिक समुदाय, सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय हमारे यहाँ जो है हिंदुओं का है। इनकी आबादी 966.3 मिलियन है, यानी कि पूरी जनसंख्या का 79.8%। उसके बाद मुस्लिम है 172.2 मिलियन, 14.2% है ये। इसके बाद ईसाई है 2.3% है, सिख जो है 1.7% है, बौद्ध जो है 0.7% है, जैन 0.4 है, अन्य धर्म वाले 0.7। धर्म ज्ञात नहीं, यानी ऐसे लोग जिन्होंने अपना धर्म बताया ही नहीं कि हम किसी धर्म से है ही नहीं, तो वो 2.2% है। तो ऐसे करके सबसे बड़ा तबका हमारे यहाँ हिंदू का है। अल्पसंख्यक में माइनॉरिटी में देखें सबसे बड़ा मुस्लिम का है। तो ये चार्ट आप बना लेना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम। अब देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट यहाँ पे नोट करेंगे। यहाँ पर चार्ट तो बना लिया होगा, सेकंड पॉइंट, कि कुछ निश्चित राज्यों और जिलों में एक धर्म की संख्यात्मक प्रबलता विशाल है, जबकि उसी का दूसरे राज्यों में प्रतिनिधित्व नगण्य है। ये ऐसा क्यों बोला गया है? ऐसा इसलिए बोला गया है कि भाई कहने को तो हिंदू, यहाँ पर आप देख रहे हैं भारत के संदर्भ में हिंदू प्रबल है, हिंदू की आबादी 79.8% है, लेकिन हमारे भारत में भी ऐसे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर हिंदू नगण्य है। जैसे आपका भारत पाक सीमा क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर रीजन है, उत्तर पूर्व के पर्वतीय क्षेत्र राज्य हैं, ठीक है, दक्कन ट्रैप बताया गया है, गंगा के मैदानी प्रकीर्ण क्षेत्र है। यहाँ पर क्या है, हिंदू बहुत नगण्य के बराबर है, खास करके जम्मू कश्मीर रीजन में तो बहुत है ही नहीं हिंदू वहाँ पर। तो ये सब चीज़ें बताई गई हैं कि भाई कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ पर हिंदू जो है यहाँ पर बहुसंख्यक होने के बावजूद भी यहाँ पर माइनॉरिटी में है। ठीक है, ये बात यहाँ पे बताई गई है, ये बात आप जानते भी हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अगली बात है यहाँ पर, अब कुछ अगले पॉइंट लिख लेते हैं। देखिए विशालतम धार्मिक अल्पसंख्यक की बात कर लेते हैं। तो ये मुस्लिम वर्ग जो है आपका कहाँ कहाँ है? जम्मू कश्मीर, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद केरल के कुछ जिले हैं, यूपी के अनेक जिले हैं, और दिल्ली और इसके आसपास लक्षद्वीप में सांद्रता है। यानी कि ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर इनकी बहुलता है, बहुत ज़्यादा संख्या। वैसे तो मुस्लिम लगभग हर जगह पाए जाते हैं, उससे मैटर नहीं करता है। यानी मैटर ये बताया गया है कि भाई यहाँ पर संख्या इनकी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये बताया गया है। यानी कि आप ये सोचेंगे सर ये आपने इसमें महाराष्ट्र नहीं लिखा है, यहाँ पे एमपी नहीं आया, क्या वहाँ पे नहीं रहते मुस्लिम? वहाँ पे रहते हैं लेकिन बहुलता नहीं है उनकी, यहाँ पे संख्या ज़्यादा नहीं है, संख्या इन राज्यों में ज़्यादा है, इस वजह से ये राज्य लिखे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग समझ गए होंगे आप कहने का मतलब, यानी कि ऐसा नहीं है कि अन्य राज्यों में मुस्लिम नहीं, अन्य राज्यों में हैं, लेकिन हाँ संख्या के हिसाब से इन राज्यों में ज़्यादा है, इस वजह से लिखा गया है। ईसाई की बात करें यहाँ पर, तो ईसाई जनसंख्या अधिकांश देश के ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित है। देखिए आपको सोचने वाली बात है, आपके माइंड में एक बात आई होगी कि भाई ईसाई जनसंख्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों वितरित है, इसका क्या रीजन है? थोड़ा सा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जाएं, इतिहास की पृष्ठभूमि उठा के देखें, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जिस समय हमारे देश में अत्याचारों का बोलबाला था, आज़ादी से पहले की बात थी, तो आपने देखा होगा तमाम लोगों ने हिंदू धर्म की कुरीतियों से बचने के लिए ये आपका जो था ईसाई धर्म अपना लिया था। क्योंकि उस समय ईसाई धर्म के प्रचारक 1813 के बाद ईसाई धर्म के प्रचारक हमारे यहाँ जो है तमाम प्रचारक आए थे ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले, तो तमाम लोगों ने हिंदू कुरीतियाँ थी उनसे बचने के लिए क्या किया था, ईसाई धर्म अपना लिया था। और खास करके दक्षिण भारत में तो ये प्रथा बहुत अच्छी खासी रिवायत देखी गई थी कि जो जो निम्न जातियाँ थी उन लोगों ने सभी ने ईसाई धर्म अपना लिया ताकि वो हिंदू धर्म के अत्याचारों से बच सकें, और ऐसा हुआ भी था। तो इस वजह से आप देखेंगे कि ये हमारे देश में जो ग्रामीण जनसंख्या में ईसाई ज़्यादा पाए जा रहे हैं वो इसी वजह से पाए जा रहे हैं। इसका एक ऐतिहासिक रीज़न यही है। ठीक है, अगर आप इतिहास की किताबें उठा के देखेंगे, आपने अगर पढ़ी हैं किताबें, जैसे राम शरद शर्मा वाली किताब में जो मैंने पढ़ाई है वो आपने पढ़ी है, तो आप समझ जाएंगे कि ये रीजन यहाँ पर ये है। ठीक है, देखिए ये जो बातें हैं साथ के साथ क्लियर हो जाती हैं। यही सब बातें जो है ना इंटरव्यू वगैरह में कुछ नया नहीं आता है, ये जो बातें आप हैं, यानी प्रेजेंस ऑफ माइंड जो आपकी है कि भाई ये चीज़ है तो इसके पीछे क्या लॉजिक है ये आपको पता होना चाहिए। यानी आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ पे रखनी है, बिल्कुल एक्टिव माइंड कि भाई ये चीज़ आई है तो कहाँ से आई है ये। तो चौथा पॉइंट आपने लिख लिया। इनका मुख्य सांतरण यानी कि मुख्यतः ये कहाँ पाई जाती हैं, वेस्टर्न घाट के साथ साथ गोवा, केरल, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड के पहाड़ी राज्य, छोटा नागपुर क्षेत्र, मणिपुर की पहाड़ियों में है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगला सिख हैं। सिखों का मेजोरिटी आप देखेंगे, सिख जो है सिख देश के पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में संकेंद्रित है मेजोरिटी के रूप में। वैसे तो हर राज्य में ही सिख पाए जाते हैं, लेकिन मेजोरिटी इनकी यहाँ पर ही ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर छठा समूह। अब देखिए छठे समूह में आपका जो है जैनी, जैन जो है जैनियों का प्रमुख संकेंद्रण, जैनों की संख्या जैन बौद्ध की बहुत कम है, जैन का 0.4 है, बौद्धों की जो है 0.7 है। तो जैनियों का प्रमुख संकेंद्र राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों, गुजरात और महाराष्ट्र में है। वहीं अगर बात करें 7वें पॉइंट की, बौद्ध जो है वो अधिकांशतः महाराष्ट्र में संकेंद्रित हैं, और बौद्ध बाहुल्य में क्षेत्रों में देखें तो भाई सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर का लद्दाख रीजन, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति वाला रीजन में है ये। तो ये आप 7वां पॉइंट आपका हो गया। ठीक है,
इसके अलावा कुछ और भी समूह हैं, जैसे बताया गया है कि भाई जरथुस्त्र यानी पारसी वगैरह हैं, जनजाति समूह वगैरह हैं, इनकी निष्ठाएं विश्वास हैं, छोटे छोटे समूह हैं, ठीक है। तो इनका ज़्यादा कोई महत्व नहीं है। यहाँ पे मेन जो समूह थे वो आपने यहाँ पर देख लिए। तो आपने यहाँ पर अभी आपने जो देखा है वो आपने धार्मिक संगठन जो है वो भी देख लिया है कि भाई किस हिसाब से धार्मिक संगठन के हिसाब से लोग बटे हुए हैं, वो भी आपने देख लिया है। अगली जनसंख्या का जो अगला पहलू आता है आपका, ये आता है चौथा सब हेडिंग आपकी जो पड़ेगी, श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन। वैसे इसके बारे में आप इकोनॉमी जो मैंने क्लास 11th की पढ़ाई थी वहां पर आप पढ़कर आए हैं इसके बारे में, क्योंकि वहां पर बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी गई थी और वही चीजें यहाँ पर रिपीट हो रही हैं इस पॉइंट में। तो श्रमजीवी जनसंख्या क्या होती है, बताया गया है कि भाई आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा जाता है, जिनके नाम हैं मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक, ठीक है। यानी मुख्य श्रमिक जानते हैं आप, सीमांत श्रमिक यानी मार्जिनल श्रमिक, इनके बारे में बताया गया है। मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति होता है, भारत की जो मानक जनगणना की परिभाषा में कहा गया है, यानी कि मानक परिभाषा है भारत की है, जिसमें कहा गया है कि भारत में ये माना गया है कि भाई मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक साल में कम से कम 183 दिन या 6 महीने काम करता है, उसे हम क्या मानेंगे, मुख्य श्रमिक मानेंगे। सीमांत श्रमिक का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति जो 6 महीने से भी कम काम करता है, यानी उसे मार्जिनल लेबर माना जाएगा, ठीक है। सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में 183 दिनों या 6 महीने से कम दिन काम करता है, उसे मार्जिनल मानेंगे। और अश्रमिक आप जानते हैं जो बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, उसे अश्रमिक मानेंगे। तो पहले दोनों सब पॉइंट आपने नोट कर लिए होंगे। भारत की बात करें तो भारत में श्रमिकों में यानी दोनों मुख्य और सीमांत का अनुपात जो है वो कितना है, श्रमिकों की जनसंख्या में 39.8% है, जबकि 60% यहाँ पर जनसंख्या ऐसी है जो अश्रमिक है। अश्रमिक का मतलब यहाँ पर क्या है, आश्रित है, यानी जो 60% जनसंख्या है वो कहीं ना कहीं इस जनसंख्या पर आश्रित है, यानी ये जनसंख्या ऐसी है कि कोई कार्य नहीं कर सकती इसकी जनसंख्या, और ये 39.8% पे आश्रित है। यानी हम ये कह सकते हैं कि 40% लोग जो हैं वो 60% और लोगों को का पेट पाल रहे हैं, ये हकीकत बात है, ठीक है। यानी मान लेते हैं 5 लोगों का परिवार है, 5 लोगों के परिवार में एक बीबी 3 बच्चे हैं, तो यहाँ पे कमाने वाला कौन है, हस्बैंड है केवल, यानी एक व्यक्ति है केवल, तो 4 लोग इस पर आश्रित ही तो हैं। तो यही बात बताई गई है कि भाई 40% जनसंख्या जो है वो हमारी 60% जनसंख्या का पेट और भर रही है, ठीक है। तो ये लिख लेना आप, हमें सेकंड पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर कुछ राज्यों के बारे में वर्गीकरण बताया गया है कि भाई राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में श्रमजीवी जनसंख्या का अनुपात अलग अलग है। जैसे गोवा में 39.6% है, दमन दीव में 49.9% है श्रमिकों में, ठीक है, ये बताया गया अलग अलग राज्यों में अलग अलग है यहाँ पे परसेंटेज। तो यहाँ पर श्रमिकों में बात कर लेते हैं पहले। देखिए ये तो राज्यवार आंकड़े पूरे दिए गए हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पर ये आंकड़े आप थर्ड पॉइंट करके कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में श्रमजीवी जनसंख्या का अनुपात गोवा में लगभग इतना % है, दमन और दीव में इतना, इन दोनों में भिन्नता है। वहीं सबसे श्रमिकों की दृष्टि से बताए गए हैं श्रमिकों के अपेक्षाकृत अधिक प्रतिशत वाले राज्य जो है आपके हिमाचल आ जाता है, सिक्किम, छत्तीसगढ़, ये राज्य आपके जो है ज़्यादा प्रतिशत वाले राज्य हैं, ठीक है, ये नोट कर लेना। यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, सेकंड सब पॉइंट, तो केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा और नगर हवेली और दमन दीव की प्रतिभागिता बहुत दर ऊंची है यहाँ पे श्रमिकों के मामले में। ये थर्ड के सेकंड सब पॉइंट आप बना देना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए आप सभी लोग जानते हैं व्यवसायिक संगठन का स्ट्रक्चर आप जानते हैं कि हमारे यहाँ 3 तरह के क्रियाकलाप होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो इसके अकॉर्डिंग जनसंख्या यहाँ पर इन कार्यों में संलग्न होती है। इसके बारे में आप बहुत सारी बातें जानते हैं और इनके बारे में व्याख्या में बहुत, जो क्लास 12th की आपकी पहली बुक थी वहाँ पे बहुत डिटेल में व्याख्या दी है, तो यहाँ पे व्याख्या में रिपीट नहीं करूँगा, फिर से बता दे रहा हूँ मैं आपको। हम डायरेक्ट उसी चीज़ पर आते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपका पॉइंट है अगला वाला, व्यवसायिक संपर्क वाला। तो यहाँ पर आप चौथा पॉइंट करके आप लिखेंगे कि सन 2011 की जनगणना में भारत की श्रमजीवी जो जनसंख्या है इसको हमने 4 प्रमुख संवर्गों में बांट लिया है। कौन कौन से संवर्ग है, कृषक, मजदूर, कृषि मजदूर, यानी एक तो किसान है, और किसान के अलावा कृषि मजदूर का मतलब ये है कि भाई जो किसान के साथ साथ उसके खेतों में मदद कर रहा है। जैसे मान लेते हैं एक परिवार है, परिवार में कृषक कौन हो गया, यानी कि एक पिता उसका जो कृषक हो गया, अब बच्चे वगैरह हैं, उसकी बीवी वगैरह खेती में हेल्प कर रहे हैं, तो क्या वो बोले जाएंगे, वो कृषि मजदूर बोले जाएंगे। इसके अलावा घरेलू औद्योगिक श्रमिक जो हैं, चौथे नंबर पर अन्य श्रमिक हैं। तो अब देखिए इनका प्रतिशत देखना बहुत जरूरी है, कितना कितना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चौथे का पहला सब पॉइंट बताया गया है यहाँ पर कि कुल श्रमजीवी जनसंख्या का 54.6% आपका कृषक और कृषि मजदूर है। यानी आपका ये जो पोर्शन है, यानी 54.6% जनसंख्या लगभग आपकी जो है कृषि कार्यों में संलग्न है, प्राथमिक सेक्टर में संलग्न है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कृषक और कृषि मजदूर से अभिप्राय यहाँ पर प्राथमिक सेक्टर में है, जबकि केवल 3.8% जनसंख्या घरेलू उद्योगों में लगी हुई है।
घरेलू उद्योग जो भी हैं आपके द्वितीयक निर्माण वाले, उनमें 3.8% जनसंख्या लगी हुई है। वहीं 41.6% यहाँ पे बताया गया है अन्य श्रमिक जो है ये अन्य घरेलू कार्यों में जैसे लगे हुए हैं, व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, मरम्मत वगैरह या फिर अन्य सेवाओं के कार्य में लगे हुए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे बड़ा तबका जो आपका किसका है, वो आपका श्रमजीवी जनसंख्या यानी कृषक कार्यों यानी प्राथमिक कार्य में लगी जनसंख्या का है सबसे। उसके बाद सेकंड नंबर पर तबका जो है तृतीयक वालों का है, और सबसे लास्ट में है यहाँ पर द्वितीयक वालों का है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक बात इसमें बताई गई है, वो नोट करके एक बात ये लिखेंगे यहाँ पर, इन सब जो है आपके प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक कार्यों में पुरुषों की संख्या ज्यादा है, पुरुष श्रमिकों की संख्या स्त्री श्रमिकों की संख्या में तीनों सेक्टरों से अधिक है। ठीक है, ये आप नोट कर लेना। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप नीचे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक लाइन और लिखी है, ये लाइन अगर आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि भाई ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। ऊपर सर कह रहे हैं कि नोट में कि भाई पुरुषों की संख्या तीनों सेक्टरों में महिलाओं की तुलना में ज़्यादा है, और नीचे ये आ रहा है, पॉइंट आ रहा है, ये कह रहा है कि महिला श्रमिकों की संख्या प्राथमिक सेक्टर में अपेक्षाकृत अधिक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पे साफ साफ ये है कि जो प्राथमिक कार्य खाली कृषि कार्य है, कृषि कार्य में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। अब प्राथमिक कार्य तो बहुत सारे होते हैं, मजदूरी भी प्राथमिक कार्य है, इसमें मजदूरी में महिलाएं नहीं है, मजदूरी में पुरुष ही हैं, क्योंकि ऊपर वाला जो आंकड़ा बनाया गया है वो आप अगर देखें, ध्यान से देखें तो यहाँ पता चलेगा कृषक और कृषि मजदूर दोनों आंकड़ा बनाया गया है, मिलाकर आंकड़ा बनाया गया है। यहाँ पर केवल कृषकों का आंकड़ा नहीं है, यहाँ पर कृषि मजदूरों का आंकड़ा भी है। तो वहीं अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं जो है क्या है, कृषक ही हैं। ठीक है, कुछ कृषि मजदूर भी हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर महिला जो है, महिलाओं की संख्या खेती के मामले में ज़्यादा है प्राथमिक सेक्टर में। तो यहाँ पर आप नोट का सब पॉइंट आप नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं, आपके कुछ राज्य हैं। तो यहाँ पर कृषकों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ये इस कृषकों की संख्या से पहले यहाँ पे बताया गया है 5वें पॉइंट में कि भारत में कृषि सेक्टर के श्रमिकों के अनुपात में उतार दिखाई दिया, यानी कमी दिखाई दी है। 2001 में 58.2% लोग जो थे कृषि कार्य में संलग्न थे, 2011 में मात्र 54.6% लोग रह गए, यानी कमी आई है। ये लोगों की सहभागिता जो है वो द्वितीयक तृतीयक सेक्टर में सहभागिता बढ़ रही है। तो धीरे धीरे प्राथमिक कार्यों से लोगों का जो दबाव है कम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ बताया गया है कृषक जनसंख्या के बारे में। 6वां पॉइंट आपका, हिमाचल प्रदेश और नागालैंड जैसे राज्यों में कृषकों की संख्या बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। वहीं आपके अगर मजदूरों की बात करें, कृषि मजदूरों की बात, तो बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, एमपी जैसे राज्यों में कृषि मजदूरों की संख्या ज़्यादा है। यानी इन राज्यों में ध्यान कर लेना, ये कृषक हैं। ठीक है, कृषक का मतलब ओनर, खेत के ओनर, और कृषि मजदूर का मतलब जो कि भाड़े पे या मतलब रोजगारी पर जो काम करते हैं, बेलदारी पर। ठीक है, वो कृषि मजदूर हैं। ये इन राज्यों की संख्या इनकी ज़्यादा है, ध्यान रखना आप। वहीं अगर बात करें आपके दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी ये सब, तो इनमें यहाँ पर सबसे बड़ा तबका श्रमिकों का जो है वो कहाँ पर, अन्य सेवाओं में यानी तृतीय क्षेत्र में लगा हुआ है। तो ऐसे करके भाई आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। हम आशा करते हैं आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। और देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर जेंडर इक्वलिटी की बात हो रही है। यहाँ बताया गया है कि हमारे समाज में कैसे कैसे भेदभाव किया जाता है महिलाओं के साथ, उसके बारे में बताया गया है कि भाई कि ये बहुत ही गंभीर चुनौती है। इसके बारे में एक यूएनडीपी ने भी कहा है, यूएनडीपी कार्यक्रम में भी संज्ञान में लिया है कि जेंडर के आधार पर भेदभाव मानवता के प्रति एक भेदभाव है। इसके बारे में आप बहुत डिटेल में जानते हैं। मैंने बस पॉज इसलिए यहाँ पे कर दिया है कि आप ताकि खुद पढ़ लें भाषा। ऐसी इसमें कोई भाषा नहीं है जो यहाँ पर आपको समझ में ना आए, यानी इस भाषा से आप बहुत पहले से अवगत हैं। और मेरी अब क्षमता इतनी नहीं बची है कि मैं आपको यही एक्सप्लेन ये भी कर पाऊँ, क्योंकि नोट इसका बनाना नहीं है। केवल यहाँ पर फोकस दिया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला अभियान सरकार ने चलाया है जेंडर इक्वलिटी बढ़ाने के लिए, इसके बारे में बताया गया है और कुछ नहीं है इसमें। आप इसे स्वयं भी पढ़ सकते हैं पॉज करके। ठीक है, इसके अलावा ऊपर एक और था यहाँ पर, जैसे कुछ बच्चे कहते हैं सर वो चीज़ छोड़ देते हैं, तो मैं फिर से वो कर दे रहा हूँ। यहाँ पे था धर्म और भूदृश्य वाला। इसका मतलब क्या है कि हर धर्म से जुड़े हुए कुछ ना कुछ भूदृश्य हैं। जैसे आप देखेंगे हिंदू धर्म से जुड़े हुए क्या है, पवित्र संरचनाओं में मंदिर हैं। मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए क्या हैं, मस्जिदें हैं। वहीं अगर देखा जाए ईसाई धर्म के चर्च हैं। तो ये क्या है, धर्म का भूदृश्य से संबंध है। धर्म जैसे जो लोगों का धर्म है उन लोगों ने उसी अनुसार अपनी सांस्कृतिक के आस्थाओं के अनुसार अपनी जो इमारतें बना ली हैं। ठीक है, तो वही सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। यानी हर किसी के यहाँ पे जो आप देखेंगे कब्रिस्तान हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो ऐसे करके आपका चैप्टर समाप्त हो जाता है।
अब देखिए यहाँ पर साथ के साथ आप लोगों से मैं सभी से विनती करता हूँ, आप नोट्स बनाते रहिए प्रॉपर वे में। और चूंकि चैप्टर लेंदी होते हैं, चैप्टर बड़े होते हैं, ये बात आप खुद भी महसूस कर रहे होंगे, यानी कि अब आप देख रहे होंगे कि जो भी ज्योग्राफी का चैप्टर होता है वो कम से कम 1.25-2 घंटे से कम का तो होता नहीं है, यानी लगभग 2 घंटे करीब पहुंच ही जाता है चैप्टर। उस चैप्टर को भी कंप्लीट करवाने के लिए मुझे स्टैंडर्ड बुक का भी सहारा लेना पड़ता है कुछ, यानी आपको मैंने आज फिर एग्जाम्पल देके बताया कि भाई हमने माजिद हुसैन भी देखते हैं, महेश बड़वाल भी देखते हैं, दृष्टि पब्लिकेशन, यानी और भी कोई बुक जो है वो हम देखते हैं। रीज़न यही है कि आप लोग सोचते हैं कि सर वीडियो लेट कर दें, मैं वीडियो लेट नहीं करता हूँ, मुझे देखना पड़ता है। देखना इसलिए पड़ता है कि भाई आपको ऑथेंटिक आंकड़े मिले, ऐसा ना हो कि भाई मुझसे कोई गलती हो जाए और आपके साथ कोई एक बहुत बड़ा अन्याय हो जाए, यानी आपका मेरी वजह से सिलेक्शन रुक जाए या आप एग्जाम में रह जाएं, तो ऐसा ना हो। तो भाई मैं पूरा ध्यान रखता हूँ इस बात का, तो इस वजह से लेक्चर डिले हो जाते हैं। फिर भी कोशिश यही रहेगी कि भाई ये जो आपका ये वाली किताब है तो वो 20 दिन के अंदर अंदर समाप्त कर दें हम ये वाली किताब, ठीक है। इसके बाद हम आगे की रूपरेखा आपको बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। इसी के साथ आपकी ज्योग्राफी समाप्त भी हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आप लोग जुड़े रहिए, नोट्स बनाते रहिए, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और मेन चीज़ है नोट्स ही आपको जो है यूपीएससी एग्जाम में फतेह दिलाएंगे, ये आप ध्यान रखना। आशा करते हैं आज आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो चलिए आज की बस नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।